हाय एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं यूलिसिस। ठीक है, टेनिसन की हमने ब्रेक पढ़ लिया था और टेनिसन की जो बायोग्राफी है वो सब उस वीडियो में कर लिया था। ठीक है, आज टेनिसन की एक और पोयम है यूलिसिस, इसको भी कवर करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, और इसके पहले मैंने टेनिसन की ब्रेक अपलोड किया है यूट्यूब पे, तो आप अगर नहीं देखे हैं तो वहां पे जाके जरूर चेकआउट करिएगा। ठीक है, आज हम यूलिसिस को कंप्लीट कर देंगे, देन हमारा टेनिसन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आप जाके वहां पे जरूर चेकआउट कीजिए। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। और जो फर्स्ट टाइम मेरे चैनल को वॉच कर रहा है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दें, अपना फीडबैक भी दीजिएगा। आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक भी करिए, क्योंकि आपके फीडबैक से ही वीडियो आती है। तो अपना फीडबैक जरूर दिया करें, अपना प्यार और सपोर्ट जरूर दिया करें। ठीक है, अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें, तो इसी तरह वीडियो आती रहेगी। यूलिसिस अ जर्नी ऑफ द अनएल्डिंग स्पिरिट, यानी कि यूलिसिस कभी ना हारने वाली आत्मा की यात्रा। यूलिसिस एक पर्सन है जिसको टेनिसन ने एज ए पर्सन क्रिएट किया है। एक ऐसा व्यक्ति है जो कभी हार न मानने वाली आत्मा है। वो मतलब कभी हार नहीं मानता, चाहे एज के किसी भी पड़ाव पर हो, वो कभी हार नहीं मानेगा। ठीक है, तो अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन्स यूलिसिस फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1842 इन पोएम्स। तो याद रखना है कि अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने यूलिसिस मतलब अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने लिखा यूलिसिस को। इंग्लिश लिटरेचर की सबसे फेमस ड्रामेटिक मोनोलॉग है यूलिसिस। क्या है ये? ड्रामेटिक मोनोलॉग है, ये ध्यान रखना है। इंग्लिश लिटरेचर की सबसे फेमस। ठीक है, ड्रामेटिक मोनोलॉग मतलब जब पोयम में सिर्फ एक ही कैरेक्टर बोलता हो, एक फिक्शनल कैरेक्टर बोलता हो और अपनी भावनाओं को, अपनी इमोशन को, अपने थॉट्स को बताता हो। ठीक है, तो ये याद रखना है। इट गिव्स वॉइस टू द लेजेंडरी ग्रीक हीरो ओडिसस, यानी कि यूलिसिस इन लैटिन। आफ्टर हिज लॉन्ग एडवेंचर्स इन इलियड एंड ओडिसी, when he has finally returned to his kingdom of Ithaca, for from being satisfied with domestic life and kingship, he feels restless longing again, for exploration, discovery and struggle. अब यहाँ पे समझते क्या है इस पोयम में यूलिसिस, आखिर इस पोयम में टेनिसन ने क्या बताया है। तो इस पोयम में ग्रीक का एक महान हीरो है जिसका नाम है ओडिसियस। जिसका नाम क्या है? ओडिसियस नाम है। ठीक है, ये ग्रीक का महान हीरो है। ओके, ये ग्रीक का महान हीरो है जिसका नाम क्या है? ओडिसियस नाम है, जिसे लैटिन में हम क्या कहते हैं? यूलिसिस कहते हैं। इसी ओडिसियस को लैटिन में हम यूलिसिस कहते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना। उसके बाद क्या होता है कि अपनी कहानी सुनाता है। यही जो यूलिसिस है ये अपनी कहानी सुनाता है। ठीक है, यानी कि ये ओडिसियस, ये ग्रीक में है, ग्रीक का महान हीरो है ओडिसियस, और ओडिसियस को ही लैटिन में यूलिसिस कहा जाता है। और यही यूलिसिस क्या करता है? अपनी कहानी सुनाता है। तो इस पोयम में यही यूलिसिस है जो अपनी स्टोरी सुना रहा है, अपनी कहानी सुना रहा है। ठीक है, आगे क्या होता है कि वह इलियड और ओडिसी की लंबी लड़ाइयों और साहसिक यात्राओं के बाद आखिरकार अपने राज्य इथाका लौट आया है। ठीक है, when he has finally returned to his kingdom of Ithaca। ठीक है, इलियड और ओडिसी की लंबी लड़ाई, ओडिसी में भी ओडिसियस है। ठीक है, और आपके यूलिसिस में यूलिसिस है, तो लैटिन में यूलिसिस ही बोला जाता है। तो यूलिसिस ही अपनी कहानी सुना रहा है। और इलियड और ओडिसी की जो लंबी लड़ाइयां थी, जो साहसिक यात्राएं थी, उसके बाद आखिरकार वो अपने राज्य लौट आता है। इसके राज्य का नाम क्या है? इसके किंगडम का नाम है इथाका। लेकिन जब वो घर वापस आता है, घर वापस आकर राजपाट संभालता है और शांत जीवन जीने में उसे खुशी नहीं मिल रही है। ठीक है, जैसे आया, अपना राजपाट संभाल रहा है और शांत जीवन जी रहा है, लेकिन उसको उसमें खुशी नहीं मिल रही है, वह बेचैन है। ये यूलिसिस बेचैन है और फिर से नई जगहों की खोज करने, ज्ञान प्राप्त करने और जीवन के संघर्षों का सामना करने के लिए तरस रहा है। मतलब इसको लाइफ में क्या चाहिए यूलिसिस को? ये घर पर रहना, राजपाट संभालना, शांत जीवन जीना जैसे जैसे बाकी लोग जीते हैं, इसको इसमें मजा नहीं आ रहा है। ये बेचैन किस लिए है? एक नई फिर से जगह की खोज करना, मतलब इसको ज्ञान सीखना है। इसके अंदर ना ज्ञान की भूख है, खोज की भूख है। मतलब ये चाहता है कि मैं नई नई चीजें सीखूं, नई नई चीजें खोज करूं। इसका ये है, ना कि मैं अपना राजपाट संभालूं या एक शांत जीवन जीऊं जैसे बाकी लोग जीते हैं। ऐसा यूलिसिस का बिल्कुल नहीं है। तो ये पोयम ना एक समझ लो कि एक प्रेरणादायक पोयम भी है, हम जैसे लोगों को एक इंस्पिरेशन पोयम है। मतलब कहीं ना कहीं इसमें जब हम इस पोयम को पढ़ेंगे ना,
तो ये हमको काफी कुछ मोटिवेट करेगा। ठीक है, तो आते हैं इसके बैकग्राउंड एंड इंस्पिरेशन की बात कर लेते हैं। अभी तो ये थी इसकी थोड़ी सी जानकारी थी। अब इसके बैकग्राउंड यानी कि इसकी बैकग्राउंड और इसकी प्रेरणा की बात अगर करें तो रिटन शॉर्टली आफ्टर द डेथ ऑफ आर्थर हेनरी हेलम, टेनिसन्स क्लोजेस्ट फ्रेंड, ठीक है, हु डाइड इन 1833। द पोएम रिफ्लेक्ट द पोएट्स ओन ग्रीफ एंड हिज सर्च फॉर रेजिलियंस। तो ये याद रखना है कि इस पे प्रभाव किसका पड़ता है, तो इनके जो दोस्त की डेथ हो जाती है आर्थर हेनरी हेलम का, इसका प्रभाव है। टेनिसन ने यह पोयम अपने सबसे करीबी दोस्त आर्थर हेनरी हेलम की 1833 में हुई अचानक डेथ के कुछ समय बाद लिखा था। ठीक है, तो ये याद रखना है, मतलब जैसे उनकी अचानक डेथ हो गई थी 1833 में, उसके बाद इन्होंने ये पोयम लिखा था यूलिसेस। तो इस पोयम में कवि का अपना पर्सनल दुख और उस दुख से बाहर निकलकर आगे बढ़ने की इच्छा भी झलकती है। इस पोयम में आगे बढ़ने की मतलब कहते हैं ना, इस पोयम में आगे बढ़ने का प्रेरणा दी गई है कि इंसान को एक जगह पे नहीं रहना चाहिए, हमेशा कुछ ना कुछ सीखना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। तो कहीं ना कहीं टेनिसन जो अपने दोस्त की याद में अपनी जिंदगी के कामों में रुक गए हैं, तो इस पोयम में मतलब इस पोयम में हमें देखने को मिल रहा है कि वो भी मतलब टेनिसन का जो दुख है उस दुख से बाहर निकलकर आगे बढ़ने की इच्छा भी दिखाई दे रही है। ठीक है, तो यूलिसेस रिफ्यूजल टू एल्ड बिकम अ सिंबल ऑफ परसिवेरेंस इन द फेस ऑफ डिस्पेयर एंड मोर्टैलिटी। हार न मानने का जो प्रतीक है, यानी कि पोयम में यूलिसेस का हार न मानने का संकल्प। यूलिसेस इस पोयम में कहता है कि हार कभी ना मानो, निराशा और मौत के डर के सामने भी हिम्मत से डटे रहो। यही है, ये यूलिसेस का कहना है कि आपके लाइफ में कितनी भी निराशा आ जाए या मौत ही क्यों ना आ जाए, आप उसका डर के सामने नहीं, हिम्मत से डटे रहो उसके सामने, और कभी भी टू एल्ड, कभी हार ना मानो अपने लाइफ में। ये किसका कहना है? यूलिसेस का कहना है इस पोयम में। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। और टेनिसन के अपने शब्द की अगर बात करें, टेनिसन हिमसेल्फ एडमिटेड यूलिसेस वाज रिटन सून आफ्टर आर्थर्स डेथ एंड इट गेव माय फीलिंग अबाउट द नीड ऑफ गोइंग फॉरवर्ड एंड ब्रेविंग द स्ट्रगल ऑफ लाइफ। टेनिसन ने इसे अपने शब्द में क्या कहा है? टेनिसन ने खुद यहाँ पे एडमिट किया है, स्वीकार किया है कि ये पोयम लिखने का मकसद सिर्फ जीवन में आगे बढ़ने और संघर्षों का बहादुरी से सामना करने की जरूरत को महसूस कराना है। टेनिसन का ये खुद का कहना है कि मैंने ये पोयम क्यों लिखा, ये पोयम मैंने इसलिए लिखा, इसका लिखने का सिर्फ एक ही मकसद था, जीवन में आगे बढ़ना और जो भी जीवन में जितनी भी मुश्किलें आती हैं उसका बहादुरी से सामना करने की जरूरत को महसूस करना है। ठीक है, ये टेनिसन का कहना था, इसलिए मैंने ये पोयम लिखा। ठीक है, आगे देखेंगे। Thus the poem is not only about Greek hero but also a deeply personal experience of Tennyson's philosophy. Life must lived with courage even in sorrow. ठीक है, आगे कहते हैं, इसलिए ये पोयम सिर्फ एक ग्रीक हीरो की कहानी नहीं है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ग्रीक हीरो की कहानी यूलिसेस की ही कहानी है या ओडिसियस की कहानी है, नहीं, ये एक टेनिसन के जीवन के दर्शन को भी गहराई से दिखाती है, यानी कि टेनिसन का खुद का लाइफ भी दिखा रहा है। जैसे खुद की लाइफ, क्या उनके दोस्त की डेथ हो जा रही है, वो इतना ज्यादा दुख में है, आगे बढ़ने का नाम नहीं ले रहे हैं, यानी कि पास्ट को भुला नहीं पा रहे हैं, उस दर्द से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इसमें टेनिसन के जीवन को भी बहुत अच्छे से दिखाया है। जीवन के दुख और निराशा में भी साहस के साथ जीना चाहिए। आपके लाइफ में कितना भी दुख हो, कितना भी निराशा हो, उसमें भी आपको साहस के साथ जीना चाहिए, ये टेनिसन का कहना था, इसलिए इन्होंने ये पोयम लिखी। ठीक है, अब इस पोयम की फॉर्म एंड स्टाइल की अगर हम बात करें तो फॉर्म क्या है? ड्रामेटिक मोनोलॉग, जैसे मैंने ऊपर बताया, लाइक ब्राउनिंग वर्क्स, जो आपके जैसे कि आपके रॉबर्ट ब्राउनिंग का वर्क है माय लास्ट डस्टिस, वो क्या है? ड्रामेटिक मोनोलॉग है। तो ये भी एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है यूलिसेस। ठीक है, ध्यान रखना है किस वर्ड्स में लिखी गई है, तो ब्लैंक वर्ड्स में लिखी गई है, ये भी ध्यान रखना है। ब्लैंक वर्ड्स मतलब अनराइम्ड आयम्बिक पेंटामीटर, जिसमें कोई राइम नहीं होती लेकिन हर लाइन में एक स्पेशल रिदम होता है, जिसे हम आयम्बिक पेंटामीटर कहते हैं। इससे क्या होती है, आयम्बिक पेंटामीटर से क्या होता है, इससे कविता बहुत सीरियस लगती है और एकदम कैसी लगती है? कॉन्वर्सेशनल लगती है, मतलब बातचीत जैसी लगती है। ठीक है, ये हो गया। फिर वॉइस क्या है? वॉइस इसमें है यूलिसेस स्पीक डायरेक्टली टू अस। इसमें जो वॉइस है यानी कि किसकी आवाज है, कौन से कैरेक्टर की आवाज है, तो यूलिसेस कविता में सीधे हम से बात करता है, यानी कि ऑडियंस से बात करता है सीधे।
सम टाइम एड्रेसिंग हिमसेल्फ, कभी कभी वो क्या करता है, वो कभी कभी खुद से बात करता है। सम टाइम हिज मैरिनर्स, कभी कभी वो मैरिनर से बात करता है। मैरिनर्स मतलब जो उसके खुद के नाविक हैं, उसके जो साथी हैं नाविक, नाव चलाने वाले जो मैरिनर्स, उनसे बात करता है। और सम टाइम हिज सन, ये याद रखना है, टेलीमार्क्स, कभी कभी ये अपने बेटे टेलीमार्क्स से बात करता है। जब हम ये पोयम पढ़ेंगे ना तो आप देखोगे कि यूलिसस सबसे पहले ऑडियंस से बात करता है, देन क्या करता है वो अपने बेटे टेलीमार्क्स से बात करता है, देन मैरिनर से बात करता है, लास्ट में अपने साथी मैरिनर से बात करता है। तो इतने लोगों को ये एड्रेस करता है, ऐसे उसकी बातों से पता चलता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। टोन की अगर हम बात करें, अ मिक्स ऑफ नॉस्टैल्जिया, डिससैटिस्फैक्शन, पैशन एंड हीरोइक रिजॉल्व। ठीक है, यानी कि कविता का जो लहजा है वो मिला जुला है, इसमें पुरानी यादों का दर्द भी है, यानी कि नॉस्टैल्जिया भी है, और डिससैटिस्फैक्शन यानी कि जो प्रेजेंट जीवन का जो असंतोष वो भी दिखाया गया है, नई खोज का जुनून भी है, पैशन मतलब क्या है, जुनून है, नई नई चीजों को खोजना, एंड हीरोइक रिजॉल्व, और एक हीरो जैसा अटूट संकल्प भी शामिल है इस पोयम में। ठीक है, इतना समझ में आया। देन उसके बाद थीम्स एंड आइडियाज की अगर बात करें, इसके विषय क्या है, इसके विचार क्या है, तो इस पोयम में कई गहरे विचार और मतलब कई गहरे थीम है, कई गहरे आइडियाज हैं। लाइक रेस्टलेसनेस एंड एडवेंचर है, यानी कि बेचैनी और रोमांच भी है। यानी कि यूलिसस क्या हो चुका है, यूलिसस बूढ़ा हो चुका है। जो यूलिसस कैरेक्टर है जो अपनी कहानी बताने जा रहा है, कभी वो हमसे बात करता है, ऑडियंस से बात करता है, कभी खुद से, कभी अपने बेटे टेलीमार्क्स से, कभी लास्ट में अपने मैरिनर से बात करता है। वही जो यूलिसस है वो बूढ़ा हो चुका है, लेकिन उसके अंदर की जो खोज है, जो रोमांच है, रोमांच की जो प्यास है, नॉलेज की प्यास है, नॉलेज लेना है, खोज करना है, नई नई चीजें सीखनी है, ये जो उसके अंदर प्यास है वो अभी भी जिंदा है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। लाइफ इज सीन एज मीनिंगफुल ओनली वी इट पुशेस अगेंस्ट लिमिट। आगे क्या कहता है कि जो ये जो पोयम है ना, ये जो पोयम हमें ये संदेश देती है, हमें ये मैसेज देती है कि जीवन का असली मतलब तभी है जब हम अपनी लिमिटेड को तोड़कर, अपनी सीमाओं को तोड़कर आगे बढ़ते हैं और चुनौतियों का सामना करते हैं। वही जीवन का असली मीनिंग है, असली मतलब यही है। मतलब अपनी सीमाओं को तोड़कर आगे बढ़ते हैं। जितना हमारी, जैसे हमको अगर अपने फील्ड में अगर मैं अपनी बात करूं, तो जैसे मुझे नॉलेज लेना है, बहुत सारा नॉलेज, तो एक नॉलेज का कोई लिमिट नहीं है। हर मतलब आप सीखते रहो। ये होता है कि सीमाओं को तोड़कर आगे बढ़ना। जैसे आप नॉलेज में ही नॉलेज ले रहे हो, किसी चीज का ज्ञान लेना चाह रहे हो, तो ज्ञान को उस हद तक लो जहां तक इसका लिमिट है, उसके आगे तक लो। फिर मोर्टेलिटी एंड एजिंग की अगर बात करें, तो ये पोयम क्या करती है, द पोयम एक्नॉलेज द वीकनेस ऑफ एज बट रिफ्यूजेस रेजिग्नेशन। ये पोयम मानती है कि बुढ़ापे में शरीर बिल्कुल कमजोर हो जाता है, लेकिन ये हार मानने से इनकार करती है। भले बुढ़ापा भी हो जाए, एज भी आपकी बूढ़ा हो जाए, यानी बूढ़ा भी हो जाओ, फिर भी आप हार ना मानो, सीखते रहो। तो यहाँ बुढ़ापे का अंत ये नहीं, बल्कि ये एक आखिरी महान और साहसिक यात्रा पर निकलने का एक मौका माना गया है। ऐसा नहीं है जैसे लोग मानते हैं कि बुढ़ापा क्या है, बुढ़ापा आ गया ये तो अंत हो गया, मौत के बहुत करीब हो गए हैं हम, अब क्या ही सीखेंगे, क्या ही पढ़ेंगे, क्या नॉलेज लेंगे, क्या खोज करेंगे, बुढ़ापे में कौन करता है, हम लोग बोलते हैं ना। लेकिन इस पोयम में ये पोयम हमें सिखाती है कि बुढ़ापा का मतलब अंत नहीं है, बल्कि एक और आखिरी महान और साहसिक यात्रा पर निकलने का मौका बन गया है। यानी कि अभी सीखने की उम्र है, आप सीख सकते हो, सीखने की कोई उम्र नहीं होती, चाहे बुढ़ापा ही क्यों ना हो। तो ये आपने ध्यान रखना है। ठीक है, ये हो गया, मैंने बताया अभी। एंड अगर देखा जाए लेगेसी एंड हीरोइज्म की बात की जाए, यानी कि लेगेसी, विरासत और वीरता की बात किया जाए, तो यूलिसस सीक्स टू लीव बिहाइंड नॉट जस्ट अ किंगडम बट अ स्पिरिट ऑफ करेज। मतलब यूलिसस अपने पीछे सिर्फ अपना राज्य नहीं, बल्कि साहस, हिम्मत और एक मिसाल छोड़कर जाना चाहता है। ऐसा नहीं है, वो चाहता है कि अगर मैं जाऊं, दुनिया छोड़ के जाऊं, तो जरूरी नहीं मैं अपना किंगडम ही छोड़ के जाऊं, बल्कि एक साहस कि हाँ कोई यूलिसस था इतना साहसी, इतना हिम्मती, एक मिसाल छोड़कर मैं जाना चाहता हूं। कौन कह रहा है? यूलिसस। फिर है ही रिप्रेजेंट द इटर्नल हीरोइक इम्पल्स इन ह्यूमैनिटी। वो इंसान के अंदर उस वीरता की भावना का प्रतीक है जो कभी खत्म नहीं होती। ठीक है, मतलब उस वीरता का सिंबल है यूलिसस, जो कभी खत्म नहीं होती।
ठीक है, ये ध्यान रखना है। पर्सनल ग्रीफ ऑफ टेनिसन की अगर बात करें, टेनिसन का पर्सनल दुख है, तो बीनीथ यूलिसेस वर्ड्स लाइज टेनिसन ओन मॉर्निंग फॉर हेलम, यानी कि यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, यूलिसेस के शब्दों के पीछे असल में पोएट टेनिसन का अपने दोस्त हेलम को खोने का दुख भी छिपा है इस यूलिसेस के शब्दों के पीछे। ठीक है, द पोएम इज एन एलिगरी ऑफ रेजिलियंस अर्जिंग लाइफ ऑफ गो फॉरवर्ड डिस्पाइट सोरो। ये पोयम हिम्मत बनाए रखने का एक सिंबल है, यानी कि अगर आपकी हिम्मत हार रही है तो ये पोयम एक हिम्मत बनाए रखने का एक सिंबल है, जो हमें सिखाती है कि दुख के बावजूद जीवन में आगे बढ़ना ही एकमात्र रास्ता। अगर आपकी लाइफ में दुख है, दुख तकलीफ परेशानी जो कुछ भी आपके लाइफ में है, उसके बावजूद आपको जीवन में आगे बढ़ना है, यही बस एकमात्र रास्ता है आपके लिए, और कुछ नहीं। यही पोयम हमें सिखाती है। ठीक है, फिर क्रिटिकल एप्रिसिएशन की अगर हम बात करें, ठीक है, बस थोड़ा सा है, उसके बाद फिर हम पोयम पढ़ेंगे, और बहुत ही अच्छी पोयम है, सच में मजा आ जाएगा। ये पोयम मुझे सच में बहुत अच्छी लगी, जब मैंने इसे पढ़ा तो वाकई में बहुत अच्छी पोयम लगी मुझे भी। तो यहाँ पे देखेंगे, अगर क्रिटिकल एप्रिसिएशन की बात करें, यूलिसेस इज ऑफन कंपेयर्ड विद डांटे इन्फर्नो कैंटो, ठीक है, वेयर यूलिसेस ऑल्सो स्पीक्स ऑफ हिज लास्ट वेज बट टेनिसन ट्रांसफॉर्म हिम इनटू अ विक्टोरियन हीरो ऑफ इंड्योरेंस। तो ये याद रखना है, ठीक है। तो यूलिसेस जो है, यूलिसेस की जो कंपैरिजन है, मतलब बहुत सारे विद्वान जो स्कॉलर्स हैं और रीडर ने इस पोयम को अलग अलग तरीके से देखा है। कुछ का मानना है कि यूलिसेस की कंपैरिजन किससे करें, कि इस पोयम की तुलना, यानी कि यूलिसेस की तुलना अक्सर कुछ लोग करते हैं किससे, डांटे के इन्फर्नो से करते हैं। इन्फर्नो मतलब हेल, ठीक है, डांटे की जो इन्फर्नो है पोयम, इससे की जाती है, जिसमें यूलिसेस अपनी आखिरी यात्रा का वर्णन करता है। लेकिन टेनिसन ने उसे विक्टोरियन एज के एक ऐसे हीरो में बदल दिया जो दृढ़ता और सहनशीलता का प्रतीक है, जिसके अंदर बहुत ही दृढ़ता है। ठीक है, विक्टोरियन रीडर्स एडमायर्ड इट एज अ कॉल टू परसिवरेंस एंड प्रोग्रेस परफेक्टली सूटेड टू देयर एज ऑफ एक्सप्लोरेशन एंड एम्पायर। तो ये याद रखना है कि जो विक्टोरियन एज में क्या हुआ था, ठीक है, विक्टोरियन एज 19th सेंचुरी के जो रीडर थे, रीडर को ये कविता काफी पसंद आई। उन जो 19वीं सदी यानी कि विक्टोरियन एज के जो रीडर थे, उनको ये पोयम बहुत पसंद आई। उन्हें लगा ये पोयम मेहनत करने, आगे बढ़ने और कभी ना हार मानने, एक मिनट, ठीक है, इनको ये लगता था, जो आपके विक्टोरियन रीडर्स हैं, इनकी काफी तारीफ की, किसकी, इस पोयम की, यूलिसेस की। ठीक है, काफी पसंद किए। उन्हें लगा कि ये पोयम हमें क्या कर रही है, मेहनत करने, आगे बढ़ने और कभी ना हार मानने का संदेश दे रही है, मैसेज दे रही है, जो उनके खोज और साम्राज्य विस्तार के एज के लिए बिल्कुल सही था। ठीक है, मॉडर्न क्रिटिक कैसा देखते थे यूलिसेस को, तो विक्टोरियन एज के तो ऐसे देखते थे, लेकिन मॉडर्न क्रिटिक क्या करते थे, यूलिसेस एज मोर एम्बिगुअस इज एज अ हीरो आर सेल्फिश मैन अनविलिंग टू एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, दिस टेंशन मेक्स द पोयम एंड्यूरिंगली रिच। तो विक्टोरियन, आज के जो मॉडर्न क्रिटिक है, वो यूलिसेस के किरदार को थोड़ा जटिल मानते हैं, कि यूलिसेस जो कैरेक्टर है वो थोड़ा जटिल है। वे सवाल करते हैं, जो मॉडर्न एरा के लोग हैं वो कहते हैं, वे सवाल करते हैं कि इज अ हीरो आर सेल्फिश मैन अनविलिंग टू रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये इनका सवाल ये है कि क्या सच में एक हीरो या एक स्वार्थी पर्सन जो अपने परिवार और राज की जिम्मेदारियों से भाग रहा है। यूलिसेस क्या है, यूलिसेस जो कैरेक्टर है वो अपने राजपाट को छोड़ के जाना चाह रहा है, नई खोज में निकलना चाह रहा है, अपने परिवार राजपाट सब कुछ छोड़ना चाह रहा है, क्योंकि उसको ये लाइफ पसंद नहीं है। तो यहाँ पे मॉडर्न जो क्रिटिक है वो सवाल कर रहे हैं कि थोड़ा सा मुझे ये कैरेक्टर हम लोग को थोड़ा सा जटिल लगा, क्योंकि क्या सच में एक हीरो या फिर एक स्वार्थी व्यक्ति जो अपने परिवार और राज की जिम्मेदारियों से भाग रहा है। यही सवाल जवाब इस पोयम का आज भी इतना गहरा और दिलचस्प बनाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। फिर इसके कुछ फेमस कोटेशन है इस पोयम के, यानी कि फेमस लाइन है, जो बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है, अब पूछी जाएगी, तो अपने याद रखना है। जैसे कि आई एम अ पार्ट ऑफ ऑल दैट आई हैव मेड। ठीक है, मतलब मैं उन सभी अनुभव, लोगों और जगहों का हिस्सा हूं जिनसे मैं मिला हूं, यानी हमारी यात्राएं और अनुभव ही हमें बनाते हैं। फिर है दूसरी लाइन है, ये 3-4 लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है इस पोयम की। टू रस्ट अनबर्निश्ड नॉट टू साइन इन यूज। इस लाइन का मतलब क्या हुआ कि बिना इस्तेमाल हुए जंग लग जाना बेहतर नहीं है। टू रस्ट अनबर्निश्ड नॉट टू साइन इन यूज, बिना इस्तेमाल हुए जंग लगना बेहतर नहीं है, बल्कि इस्तेमाल होकर चमकना बेहतर है। इसका मतलब ये हुआ इस लाइन का कि खाली बैठकर जीवन को बर्बाद करने से अच्छा है कि कुछ करते हुए उसे जिया जाए। ठीक है, बहुत अच्छी लाइन है ये।
तो ये ध्यान रखना है। फिर है कम माई फ्रेंड्स, दिस इज नॉट टू लेट टू सीक अ नेवर वर्ल्ड, मतलब आओ मेरे दोस्तों, एक नई दुनिया की तलाश करने में अभी भी देर नहीं हुई है। ये लाइन हमें क्या बता रहा है कि ये उम्र या हालात की परवाह के बिना, यानी कि आप कैसे भी हालात में हो, आप किसी भी उम्र में हो, उसकी परवाह मत करो, हमेशा आगे बढ़ने की प्रेरणा दे रहा है, यानी कि हमेशा लाइफ में आगे बढ़ते रहो, चाहे किसी भी हालात में रहो, चाहे किसी भी उम्र में रहो। फिर कह रहा है कि अगली जो लाइन है, ये लास्ट लाइन है, टू स्ट्राइव टू स्टीक मीन्स टू सीक टू फाइंड एंड नॉट टू एल्ड, यानी कि टू स्ट्राइव संघर्ष करना, टू सीक, ठीक है, टू स्ट्राइव टू सीक संघर्ष करना, खोजना, टू फाइंड पाना, एंड नॉट टू एल्ड और कभी ना हार मानना। तो ये पोयम की सबसे बोल सकते हैं ना सबसे स्ट्रेंथ वाली या फेमस लाइन है, जो जीवन के प्रति अटूट संकल्प का संदेश देती है। तो ये कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइनें हैं इस यूलिसेस की, जो अक्सर पूछी जाती हैं, ये ध्यान रखना है। यहाँ पे मैंने बताया है, दीज लाइन बिकम्स मैक्सिमम ऑफ करेज ऑफन कोटेड स्पीचेस लिटरेचर एंड। आते हैं अब पोयम पे। अब यहाँ से पोयम स्टार्ट हो रही है, तो हम जल्दी से इसको देख लेते हैं। पोयम में लगभग मुझे लगता है 70 लाइन है, ठीक है, 17 लाइन है आई थिंक, मुझे जहां तक लग रहा है 17 लाइन है, ठीक है बच्चा, ये ध्यान रखना है। ओके, और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लाइनें, मतलब स्ट्रेंजर नहीं कर सकते। हाँ 17 लाइनें होंगी, इसको जल्दी से पढ़ लेते हैं। तो हमने थोड़ा बहुत समझ लिया कि पोयम में क्या क्या बताया गया है, टेनिसन ने क्या पोयम में लिखा है, इसलिए उसका उतना पढ़ना जरूरी है, ठीक है। बाकी हम इस पोयम को कंप्लीट करने के बाद ही देखेंगे, उसके बाद और कुछ इंपॉर्टेंट चीजें होंगी तो हम पढ़ लेंगे। चलिए फिर इसको पढ़ते हैं और समझते हैं। और अगर इसको मैंने पूरा कंप्लीट कर दिया, अगर आपने पढ़ा होगा, लेकिन आज मेरे से भी पढ़ लेना, और क्या होगा कि पढ़ लोगे ना तो फिर आपको ना कहीं एक इंस्पिरेशन मिलेगी इस पोयम से, एक प्रेरणा मिलेगी, ठीक है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं पोयम को। तो ये एक चीज ध्यान रखना है, ये यूलिसेस कैरेक्टर है। पोयम शुरू करने से पहले एक चीज याद रखना, पोयम को अगर दिमाग में बैठाना चाहते हो, ये ड्रामेटिक मोनोलॉग है। ड्रामेटिक मोनोलॉग मतलब एक कैरेक्टर है जो बोले जा रहा है और कहानी बताया जा रहा है। ड्रामेटिक लग गया तो स्टोरी है, ध्यान रखना है। मोनोलॉग मतलब सिंगल कोई पर्सन है जो स्पीच दे रहा है, और ड्रामेटिक कर दिया तो ड्रामा के अंदर कोई कैरेक्टर है जो स्पीच दे रहा है, ठीक है। तो अब वो जो कैरेक्टर स्पीच दे रहा है उसका नाम क्या है, यूलिसेस। यूलिसेस ही हमसे बात कर रहा है, यानी कि ऑडियंस से बात कर रहा है। देन वो फिर अपने आप से बात करेगा, फिर अपने बेटे के बारे में बताएगा, फिर अपने मैरिनर से बात करेगा। यही 4 लोग से वो बात करता है इस पोयम में। चलिए देखते हैं पहले किससे बात कर रहा है। तो यूलिसेस कह क्या रहा है, इट लिटिल प्रॉफिट दैट एन आइडल किंग बाय दिस स्टिल हार्थ अमंग दीज बैरन क्रैक्स। यहाँ पे क्या कह रहा है, यूलिसेस जो है कह रहा है एक आलसी राजा बनकर, मतलब वो डायरेक्ट ऑडियंस से कह रहा है, अपने बारे में बता रहा है कि एक आलसी राजा बनकर कोई फायदा नहीं है। इट लिटिल प्रॉफिट दैट एन आइडल किंग्स, यानी कि एक आलसी राजा बनकर कोई फायदा नहीं है। बाय दिस स्टिल हार्थ अमंग दिस बैरन क्रैक्स, जो इस शांत चूल्हे के पास इन बंजर सूखी चट्टानों के बीच बैठा हो, ठीक है। जो इन शांत स्टिल हार्थ मतलब चूल्हा जो होता है, शांत चूल्हा, जो इन शांत चूल्हे के पास अमंग दिस बैरन क्रैक्स मतलब क्या होता है, बंजर सूखी चट्टाने, जो इस बंजर या सूखी चट्टानों के बीच बैठा हो। तो यहाँ पे यूलिसेस खुद कह रहा है कि मैं राजा बनकर एक जगह बैठे रहना व्यर्थ है, मेरा राजा बनकर एक जगह बैठे रहना व्यर्थ है। शांत चूल्हा मतलब जो स्टिल हार्थ मतलब क्या हुआ, घर के शांत जीवन का प्रतीक है, यानी कि जो शांत घर का जो शांत माहौल है उसके बारे में कह रहे हैं ये, ठीक है। और बंजर चट्टाने मतलब क्या होता है, बंजर चट्टाने मतलब उसके राज इथाका की निरस्ता को दिखाती है। तो यूलिसेस यहाँ पे कह रहा है कि मैं राजा बनकर एक जगह बैठे रहना मेरे लिए व्यर्थ है, मैं एक जगह नहीं बैठ सकता, ठीक है। तो ये 2 लाइन में उन्होंने कहा। फिर कह रहा है, मैच्ड विद एन एज्ड वाइफ आई मीट एंड डोल अनइक्वल लॉज अनटू अ सैवेज रेस। फिर आगे क्या कह रहा है कि एक बूढ़ी हो चुकी है, एज्ड वाइफ मतलब क्या हुआ, एक बूढ़ी हो चुकी पत्नी। तो अपनी पत्नी पेनेलोपी को कह रहा है, ठीक है। इनकी बीबी का नाम क्या है, पेनेलोपे। इनकी वाइफ का क्या नाम है, यूलिसेस की वाइफ का नाम है पेनेलोपी,
तो ये याद रखना है, PENELOPE, ये यूलिसिस की वाइफ का नाम है, ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। तो यहाँ पे ये कह क्या रहे हैं, यूलिसिस कह क्या रहा है, कह रहा है कि मैच्ड विद एन एज्ड वाइफ आई मेट एंड डोल अनइक्वल लॉज अनटू अ सैवेज रेस। मतलब एक बूढ़ी हो चुकी पत्नी, एज्ड वाइफ, एक बूढ़ी हो चुकी पत्नी यानी कि पेनिलोपी के साथ रहते हुए, आई मेट एंड डोल अनइक्वल लॉज अनटू सैवेज रेस, मैं इस जंगली प्रजाति के लिए छोटे मोटे और अनुचित कानून बनाता और बांटता रहता हूँ। मतलब अब यहाँ पे यूलिसिस क्या कह रहा है कि मैं अपने राजकाज के काम को भी छोटा और महत्वहीन समझता। मतलब यहाँ पे यूलिसिस अपना जो इसका जो राज का काम है, इसके किंगडम का जो छोटा मोटा काम है, वो उसे बहुत ही छोटा समझ रहा है। यानी कि राजकाज का जो भी काम है यूलिसिस बहुत छोटा समझ रहा है और महत्वहीन समझ रहा है। लग रहा है कि सब बेकार है मेरी जिंदगी में। वह अपने लोगों को क्या कह रहा है, यानी कि अपनी प्रजा को वो सैवेज रेस कह रहा है। क्या कह रहा है, जंगली प्रजाति कह रहा है, क्योंकि उनकी सोच और जीवन शैली बहुत साधारण है। क्योंकि इसकी प्रजा की जो सोच है, जो जीवन शैली रहने का तरीका है, वो बहुत सिंपल है, जबकि यूलिसिस ने दुनिया देखी है। समझ में आया इतनी लाइन? यहाँ पे वही कह रहा है कि यहाँ पे यूलिसिस कह रहा है, यहाँ पे अगर हम यहाँ से यहाँ तक समझे तो यूलिसिस कह रहा है कि मैं एक आलसी राजा बनकर, मतलब एक आलसी राजा बनकर कोई फायदा नहीं है। जो इस यूलिसिस कह रहा है कि उसका राजा बनकर एक जगह बैठे रहना व्यर्थ है, बेकार है। शांत चूल्हा यानी कि घर के शांत जीवन का प्रतीक है, बंजर चट्टाने जो उसके इफाका की निरस्ता को दिखाता है। फिर आगे कहता है कि मैं अपने राजकाज के काम को भी छोटा और महत्वहीन समझता हूँ। वह अपने लोगों को क्या कह रहा है, जंगली प्रजाति कह रहा है, और क्योंकि उनकी सोच जीवन शैली बहुत साधारण है, जबकि यूलिसिस ने दुनिया देखी है। ये आपने ध्यान रखना है, ठीक है। फिर आगे क्या होता है, ये भी बात बोलता है मैच विद एन एज्ड वाइफ, मतलब मैं किसके साथ रह रहा हूँ, एक बूढ़ी हो चुकी अपनी पत्नी के साथ रह रहा हूँ और इन जंगली प्रजाति के लिए रह रहा हूँ, पेनिलोपे। आगे कहता है दैट होल्ड एंड स्लीप एंड फीड एंड नो नॉट मी। आगे कह रहे हैं, आगे ये कह रहा है कि दैट होल्ड एंड स्लीप एंड फीड एंड नो नॉट मी। मतलब ये लोग बस क्या कर रहे हैं, ये लोग बस किसका होड़ लगाए, किसका भीड़ लगाए, ये लोग बस धन जमा करते हैं और सोते हैं और क्या करते हैं, और खाते हैं। एंड नो नॉट मी, और मुझे नहीं जानते, यानी कि मेरे असली स्वरूप को, मेरे असली रूप को नहीं जानते ये लोग। अब यूलिसिस को दुख है कि उसकी प्रजा उसे एक महान योद्धा और खोजी के रूप में नहीं पहचानती है। वे बस एक साधारण जीवन जीते हैं और उनकी महत्वाकांक्षाएं भी बहुत छोटी हैं। ये अपनी प्रजा के बारे में बता रहा है यूलिसिस। फिर आगे कह रहा है आई कैन नॉट, ये ऑडियंस से बता रहा है, ठीक है। आई कैन नॉट रेस्ट फ्रॉम ट्रेवल। आगे कह रहा है कि आई कैन नॉट रेस्ट फ्रॉम ट्रेवल, मैं यात्रा करने से रुक नहीं सकता। आई विल ड्रिंक लाइफ टू लेस। आगे क्या कह रहा है, मैं जीवन को उसकी आखिरी बूंद तक पीऊंगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि मैं यात्रा करने से रुक नहीं सकता, मैं जीवन को उसकी आखिरी बूंद तक पीऊंगा। मतलब जीवन को आखिरी बूंद तक पीना एक फ्रेज है, ठीक है, एक फ्रेज है, एक मुहावरा है, जिसका मतलब जीवन के हर दुख, हर सुख दुख पूरी तरह से अनुभव करना। तो यूलिसिस एक शांत जीवन नहीं बल्कि एक भरपूर जीवन जीना चाहता। वो इस तरह एक शांत जीवन नहीं कि राजपाट संभाल रहा है, राजपाट के काम कर रहा है और वही जीवन का जो खाना, मतलब अपना राजपाट संभालो, अपने परिवार के साथ रहो, ऐसा ये जिंदगी नहीं जीना चाह रहा है। कौन, यूलिसिस। ये अपनी कुछ जिंदगी एडवेंचर्स भरा, जैसे कुछ जिंदगी होती है ना, खोज से भरी होती है, एडवेंचर होती है, भरपूर जीवन जीना चाहता है। यूलिसिस ऐसी जिंदगी जीना चाहता है। फिर आगे क्या कहता है, ऑल टाइम आई हैव इंजॉयड, मैं हर पल का भरपूर आनंद लिया है। मैंने क्या किया है, मैंने हर पल का भरपूर आनंद लिया है। एंड ग्रेटली हैव सफर्ड ग्रेटली, और आगे क्या कह रहा है, एंड ग्रेटली हैव सफर्ड ग्रेटली बोथ विद दोज दैट लव्ड मी। आगे क्या कह रहे हैं कि मैंने हर पल का भरपूर आनंद लिया है और बहुत से कष्ट भी झेले हैं। एंड सफर्ड ग्रेटली यानी कि और बहुत से दुख भी झेले हैं। बोथ विद दोज दैट लव्ड मी, कभी उन लोगों के साथ जिन्होंने मुझे क्या किया था, प्यार किया था, मतलब मेरे साथ ही, और कभी मैं अकेले। एंड अलोन ऑन शोर एंड विन, ठीक है, यहां तक देख लेते हैं। वेन थ्रू स्कडिंग ड्रिफ्ट एंड रैनी हेडिस वेक्स्ड इन डिम सी, यहां तक देख लेते हैं, ठीक है। आगे क्या कह रहा है
कि यहाँ से देख लेते हैं। ऑल टाइम आई हैव इंजॉयड, मैंने हर पल का भरपूर आनंद लिया है। ग्रेटली हैव सफर्ड ग्रेटली, और कष्ट भी झेले हैं। बोथ विद दोज दैट लव्ड मी एंड अलोन, उन लोगों के साथ भी जिन्होंने मुझे प्यार किया, यानी कि मेरे साथी सहपाठी, और अकेले भी। और क्या कह रहा है, और कभी जमीन पर तो कभी जब तब बरसाती हाइडीज, ठीक है, बरसाती रेनी हाइडीज तारा समूह ने समुद्री तूफानों में उथल पुथल मचा रखी थी। यहां तक समझ लेते हैं। ये लाइनों का कहने का मतलब क्या है यूलिसेस का, ठीक है। कह रहा है यहाँ पे यूलिसेस अपने पास्ट को याद कर रहा है, ठीक है, अपने अतीत को याद करता है, जहां उसने हर तरह के अनुभव किए, खुशी के भी हैं और दर्द के भी हैं, दोस्तों के साथ भी और अकेले भी। उसने शांत जमीन से लेकर समुद्री तूफान तक हर जगह जीवन को महसूस किया है। यहाँ पे वही चीज वो बता रहा है यूलिसेस, ठीक है। आगे कह रहा है आई एम बिकम अ नेम, मैं अब सिर्फ एक व्यक्ति नहीं बल्कि एक प्रसिद्ध नाम बन चुका हूं। मतलब अपनी यात्राओं और साहसिक कार्यों के कारण वह पूरी दुनिया में क्या बन गया है, लेजेंड बन गया है। आगे देखेंगे, फॉर ऑलवेज रोमिंग विद अ हंग्री हार्ट, ठीक है, एंड मच हैव आई सीन एंड नोन सिटीज ऑफ मेन एंड मैनर्स, क्लाइमेट्स, काउंसिल्स, गवर्नमेंट्स, माई सेल्फ नॉट लीस्ट बट ऑनर्ड ऑफ देम ऑल। तो आगे क्या कह रहा है यूलिसेस, आगे यूलिसेस कह रहा है, यहां से देखते हैं यहां तक, फॉर ऑलवेज रोमिंग विद द हंग्री हार्ट, मतलब क्योंकि मैं हमेशा एक भूखे दिल मतलब ज्ञान और अनुभव की भूख के साथ घूमता रहता हूं। मच हैव आई सीन एंड नोन, मैंने बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ जाना है। सिटीज ऑफ मेन, इंसानों के शहर, एंड मैनर्स, उनके रीति रिवाज, अलग अलग क्लाइमेट्स, अलग अलग मौसम, काउंसिल्स, उनकी सभाएं, गवर्नमेंट, और सरकारें। फिर आगे कह रहा है और सरकारें, माई सेल्फ नॉट लीस्ट, और मैं खुद भी उन सब में किसी से कम नहीं था, बट ऑनर्ड ऑफ देम ऑल, बल्कि सभी ने मेरा सम्मान किया। अब यहाँ पे यूलिसेस क्या कह रहा है कि उसकी ज्ञान की भूख ने उसे दुनिया के हर चीज का अनुभव कराया और हर जगह उसे सम्मान मिला। यानी कि मेरी ज्ञान की भूख, मैं ज्ञान की खोज में कहां कहां गया नहीं, क्या क्या देखा नहीं, क्या क्या जाना नहीं, इंसानों के शहर देखे, उनके रीति रिवाज को देखा जाना, उनके मौसम को देखा, अलग अलग सभाएं देखी, अलग अलग सरकारें देखें, मैंने सबसे मिला। मैं खुद से भी उन सब में किसी से कम नहीं था, बल्कि सभी ने मेरा क्या किया, सम्मान किया। यानी कि ये मेरी जो खोज है, ये जो मेरी खोज है कुछ सीखने की, कुछ पाने की, खोजने की, मैं उसे दुनिया के हर चीज का अनुभव कराया, ठीक है, इस खोज ने, और हर जगह मुझे सम्मान मिला। आगे देखेंगे, एंड ड्रंक डिलाइट ऑफ बैटल विद माई पियर्स, ठीक है। आगे कह रहे हैं और मैंने अपने साथियों के साथ, साथियों मतलब अपने महान योद्धाओं, ठीक है, अपने महान योद्धाओं के साथ युद्ध का आनंद का भी अनुभव किया। पियर्स फ्रॉम द रिंगिंग प्लेस ऑफ विंडी ट्रॉय, ठीक है, ट्रॉय, यहां तक देख लेते हैं, ठीक है। और आगे क्या कह रहा है कि एंड ड्रंक डिलाइट टू बैटल विद माई पियर्स फॉर ऑन द रिंगिंग प्लेस ऑफ विंडी ट्रॉय, विंडी ट्रॉय मतलब महान योद्धाएं, ठीक है। यहाँ पे क्या कह रहे हैं, और मैंने अपने साथियों यानी कि महान योद्धाओं के साथ युद्ध के आनंद का भी अनुभव किया, जो दूर ट्रॉय के उन हवादार मैदानों पर जो हथियारों की आवाज से गूंजते हैं, इस तरह ये बोल रहा है। यानी कि यहाँ पे कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे क्या कहने का मतलब, ठीक है, तो यहाँ पे कह रहे हैं ड्रंक डिलाइट ऑफ बैटल विद माई पियर्स, और मैंने अपने साथियों के साथ युद्ध का आनंद का भी अनुभव किया, यानी कि साथियों मतलब महान योद्धाओं के साथ। फॉर ऑन द रिंगिंग प्लेस ऑफ विंडी ट्रॉय, जो ट्रॉय के उन हवादार मैदानों पर जो हथियारों की आवाज से गूंजते थे। मतलब यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि वह ट्रॉय के महान युद्ध को याद कर रहा है। अब यूलिसेस जो ट्रॉय का महान युद्ध हुआ था उसको याद कर रहा है, जो उसके जीवन का एक इम्पोर्टेंट और रोमांचक पार्ट था, ठीक है। अब हम तीसरे पार्ट में आ गए हैं, थर्ड पार्ट में आ गए हैं। थर्ड पार्ट में इन्होंने यूलिसेस ने क्या बताया है, 18 से लेके 23 तक। अच्छा मैंने शुरुआत से नहीं बताया ना, एक मिनट समझ लेते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा मैं ऊपर जाऊंगी ताकि आपको मैं बताते चलूं, ताकि आप ना कंफ्यूज मत होना। 1 से लेके
5 लाइन तक, ये ध्यान रखना, 1 से लेके 5 लाइन तक इसमें इन्होंने किसकी बात की है? वर्तमान जीवन से असंतोष है, मतलब अपने प्रेजेंट लाइफ से ये बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं है जो लाइफ जी रहा है यूलिसेस। तो 1 से लेके 5 तक ये सिर्फ इसी बारे में बता रहा है। देन उसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएंगे हम, ओके यहाँ पे तो बहुत नीचे आ गए, यहां से देन यहां से क्या हो जाएगा, देन यहां से आपका 6 से लेके 17 यानी 6 से लेके 17 लाइन तक इन्होंने क्या बताया है? रोमांचक पास्ट की यादें बताई हैं। ठीक है, अतीत की यादें, अतीत की यादों के बारे में यूलिसेस ने बात किया है 6 से लेके 17 लाइन तक। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। अब ये लाइन चली रही है, मतलब अभी वो अतीत यानी पास्ट की यादों, पास्ट की जो भी याद है वो बता रहा है। ठीक है, यूलिसेस बता रहा है। अब हम पहुंच गए कहां तक? यहां तक। फिर 18 से 23 लाइन ये क्या बता रहा है? अब यहां तक पास्ट की उसने बता चुका, जो भी पास्ट की यादें थी वो सब यहाँ पे बता चुका है। अब कहां पे पहुंचा है? अब ये जो 18 से लेके 23 लाइन तक ये क्या बताएगा? ज्ञान की कभी ना खत्म होने वाली खोज, इसके बारे में बताएगा। ज्ञान जो कभी ना खत्म होने वाली खोज है, इसके बारे में बता रहा है। अब यहाँ पे कह रहा है कि आई एम अ पार्ट, ये बहुत पूछा जाता है, आई एम अ पार्ट ऑफ ऑल दैट आई हैव मेट। मतलब यहाँ पे क्या कह रहा है कि मैं उन सभी अनुभवों, लोगों और जगहों का हिस्सा बन गया हूं जिनसे मैं मिला था। ठीक है, यहीं पे कह रहा है कि आई एम अ पार्ट ऑफ ऑल दैट आई हैव मेट एट ऑल एक्सपीरियंस इज आर्क वेयर थ्रू। मतलब यहाँ पे वही कह रहे हैं, इस लाइन को बस इतना ही समझिएगा कि यहाँ पे पहली लाइन है कि आई एम अ पार्ट ऑफ ऑल दैट आई हैव मेट, मतलब मैं उन सभी अनुभवों, लोगों और जगहों का हिस्सा बन गया हूं जिनसे मैं मिला था। ये बेहद फेमस लाइन है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे जो अनुभव हैं हमें बनाते हैं और हमारे व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाते हैं, जो हमारे एक्सपीरियंस होते हैं। आगे आएंगे, एट ऑल एक्सपीरियंस इज एन आर्क वेयर थ्रू। अब आगे यूलिसेस क्या कह रहा है कि फिर भी एट ऑल एक्सपीरियंस इज आर्क वेयर थ्रू, फिर भी हर जो अनुभव है वह एक आर्क की तरह है। आर्क मतलब दरवाजे की तरह है। ग्लिम्स दैट अनट्रेवल्ड वर्ल्ड हुज मार्जिन फेड्स, जिसके पार से वह अनछुई दुनिया चमकती है, जिसका किनारा हमेशा दूर होता जाता है जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, फॉर एवर एंड फॉर एवर व्हेन आई मूव, जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता हूँ। अब यहाँ पे ये कह क्या रहा है, जो यूलिसेस है कह रहा है कि एट ऑल एक्सपीरियंस इज आर्क वेयर थ्रू, मतलब फिर भी हर जो एक्सपीरियंस है वो एक दरवाजे की तरह है। ग्लीम दैट अनट्रेवल्ड वर्ल्ड हुज मार्जिन फिट्स, जिसके पार से वह अनछुई दुनिया चमकती है, जिसका किनारा फॉर एवर एंड फॉर एवर व्हेन आई मूव, जिसका किनारा हमेशा दूर होता है जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता हूँ। अब यूलिसेस इसमें कह क्या रहा है? यूलिसेस कहता है कि जितना ज्ञान हम प्राप्त करते हैं उतना ही हमें पता चलता है कि जानने के लिए अभी और भी बहुत कुछ बाकी है। ज्ञान का जो हॉरिजन है वो हमेशा आगे बढ़ता रहता है। हॉरिजन मतलब क्षितिज। जैसे कि अगर हम लोग बोले, जैसे जितना भी हम ज्ञान लेंगे, ज्ञान का दायरा बढ़ता ही रहेगा और हमें पता चलेगा कि अभी तो बहुत कुछ बाकी है सीखने का। हम सीखते हैं कोई चीज, चाहे हम नॉलेज ही लेते हैं, पढ़ाई में ही नॉलेज लेते हैं, तो देखते हैं कि कितना सारा बाकी है। हम जब नॉलेज लेने लग जाते हैं, अभी आप पढ़ ही रहे हो, एलटी तैयार कर रहे हो, तो एलटी की तैयारी जब आप कर रहे हो तो आपको खुद ही पता चल रहा होगा कितना भी चीज बाकी है जो हमें नहीं पता था, हमें लेना बाकी है, वो नॉलेज लेना बाकी है। तो जिस तरह जैसे हम किसी मैदान में खड़े होते हैं और हम देखते हैं कि दूर बादल जमीन से एकदम टच हो रहा है, जो हॉरिजन है ना, हम दूर तक जहां तक हमारी नजर जाती है तो हमें लगता है कि वहां पे बादल जो है वो जमीन से टच हो रहा है, लेकिन जब हम उसके नजदीक पहुंचते हैं तो देखते हैं बादल और दूर चला गया है ना। यही होता है ना। उसी तरह ज्ञान भी है, जितना हम ज्ञान सीखते हैं, जितना हमें ज्ञान पता चलता है, उससे हमें ये पता चलता है कि अभी तो बहुत कुछ बाकी है जानने के लिए। तो यहाँ पे यूलिसेस यही समझा रहा है। ठीक है, आगे क्या कह रहा है? हाउ डल इट इज टू पॉज टू मेक एन एंड, मतलब रुक जाना, किसी चीज का अंत मान लेना कितना बोरिंग है, कितना नीरस है। अब यहाँ पे यूलिसेस क्या कह रहा है? यूलिसेस के लिए जीवन का मतलब ही चलते रहना है। ये यूलिसेस के लिए नहीं, ये सबके लिए होना चाहिए। लेकिन यूलिसेस क्या कह रहा है कि मेरे लिए जीवन का मतलब सिर्फ चलते रहना है, रुकना या हार मान लेना मौत के समान है मेरे लिए। उसे एक जगह ठहरना बिल्कुल पसंद नहीं है। एक जगह ठहरना मतलब ये नहीं बोल सकते कि अब किसी एक जगह पर ठहरे हो। लाइफ में भी जैसे हमको नौकरी मिल गई,
लाइफ की भी बात कर रही हूँ, जैसे हमको नौकरी मिल गई, हमको टीजीटी चाहिए, हमको टीजीटी निकालना है, हमको एलटी निकालना है, तब तक हम पढ़ते हैं, तब तक हम नॉलेज लेते हैं एग्जाम देने के लिए। लेकिन जैसे ही एलटी निकल जाता है, हम टीचर बन जाते हैं, हमारे नॉलेज का जो ज्ञान लेने का जो वो तरीका वो ठप हो जाता है। फिर हम आगे का ज्ञान नहीं लेते कि हाँ चलो और नॉलेज लिया जाए, क्योंकि वो खत्म हो जाता है। जो हमें चाहिए वो हमें मिल गया। ये यूलिसिस नहीं करता था। यूलिसिस का जीवन का मतलब चलते रहना, जितना मैं ज्ञान ले सकूं, इतनी भूख थी यूलिसिस के अंदर ज्ञान लेने की। रुकना या हार मान लेना इसके लिए मौत के बराबर था। उसे एक जगह ठहरना बिल्कुल पसंद नहीं था। मीन्स यही, टीजीटी की नौकरी लग गई तो हम ठहर गए, ज्ञान को फिर हम अपने ज्ञान को और आगे नहीं बढ़ाते। बस जितना ज्ञान हमने लिया एग्जाम से पहले हो गया, नौकरी मिल गई, हम नौकरी करने लगे, फिर उसके बाद ज्ञान नहीं लेते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि ज्ञान पे फोकस करो, ज्ञान लो, नॉलेज लो। अगर आप नॉलेज पे फोकस करोगे तो ऐसे ही चुटकियों में निकलेगा कोई भी टीजीटी एलटी। बस आप नॉलेज लिया करो। दिमाग में ये मत रखा करो कि एग्जाम पास करना है, दिमाग में ये रखा करो कि मुझे हर चीज जाननी है, चाहे वो एलटी बेसिस पे चाहे जीआईसी बेसिस पे, हर चीज मुझे जाननी है। ये लिटरेचर, ये ब्रिटिश के राइटर क्या है, हर चीज मुझे पढ़ना है। जब आप हर चीज पढ़ने लग जाओगे तो सब जगह यही सिलेबस है, कौन सा एग्जाम नहीं निकलेगा। बस नॉलेज लेने के लिए पढ़ो, ये नहीं कि आप टीचर बनना है हमको, ठीक है। नॉलेज लो, जितना आप नॉलेज गेन कर सकते हो। बाकी एग्जाम अपना एग्जाम है, एग्जाम जाके दो। अब ये नहीं पूरा दिमाग पे चढ़ा लो कि मुझे एग्जाम ही देना है, बस एग्जाम के लिए मैं पढ़ रही हूँ या पढ़ रहा हूँ, उसके बाद तो मुझे पढ़ाई से कोई मतलब नहीं है। तो ये नहीं, नॉलेज को अपने इनहेंस करते रहो, बस नॉलेज लो। पढ़ने अगर आपको मिल भी गई नौकरी, उसके बाद भी आप नॉलेज लेते रहो, ठीक है। तो ये कहने का मतलब है यूलिसिस का। आगे देखेंगे, आगे लाइन पे आते हैं। आगे क्या कह रहा है, टू रस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, तो ये अपने ध्यान रखना है। टू रस्ट अनबर्निश नॉट टू साइन इन यूज एज दो टू ब्रेथ वेयर लाइफ। यहां तक समझ लेते हैं। यहां तक कह क्या रहा है कि टू रस्ट अनबर्निश नॉट टू साइन इन यूज, मतलब बिना इस्तेमाल हुए जंग खा जाना, ना कि इस्तेमाल होकर चमकना। मानो सिर्फ सांस लेना ही जीवन है। अब यूलिसिस इतनी बड़ी लाइन में कह क्या रहा है, यूलिसिस अपनी तुलना एक तलवार से करता है, ठीक है। वो कहता है कि एक जगह पड़े पड़े जंग खाने से बेहतर है कि किसी काम आकर चमक जाओ। उसके लिए जीवन का मतलब सिर्फ सांस लेना या जिंदा रहना नहीं है, बल्कि कुछ करते रहना है। कितनी बड़ी बात कह दिया है ना। इंस्पायर कौन नहीं होगा। उसी तरह ये सबके लिए है कि अगर आप लाइफ में कुछ नहीं कर रहे हो तो बेकार हो, जानवरों की तरह जिंदगी है, उसी तलवार की तरह है। जंग पड़े पड़े क्या हो जाएगा, पड़े पड़े वो जंग खाने लग जाएगा। इससे अच्छा किसी के लिए काम आओ, किसी के लिए तो अपने लिए काम आओ, ठीक है। नॉलेज लो, मतलब आप मतलब आपकी लाइफ का कोई उद्देश्य नहीं है तो जानवरों की लाइफ का कोई उद्देश्य नहीं है, तो आपकी लाइफ कैसी हो गई, उन्हीं की तरह हो गई। तो ये कहने का मतलब है। आगे बढ़ते हैं। लाइफ पाइल्ड ऑन लाइफ वेयर ऑल टू लिटिल एंड ऑफ वन टू मी लिटिल रिमेन्स, ठीक है। आगे क्या कह रहा है कि अगर जीवन के ऊपर जीवन भी रख दिया जाए, यानी कि कई जन्म भी मिले, तो भी वो कम पड़ेंगे। क्या कह रहा है, तो भी वो कम पड़ेंगे। लिटिल रिमेन्स, तो भी वो कम पड़ेंगे। मेरे इस जीवन का तो अब थोड़ा सा हिस्सा बचा है। अब यहाँ पे यूलिसिस क्या कह रहा है, ठीक है। यूलिसिस यहाँ पे क्या कह रहा है कि उसके ज्ञान और अनुभव की प्यास इतनी ज्यादा है, मतलब वो ज्ञान और अनुभव इतना सीखना चाह रहा है कि उसे अगर कई जीवन भी मिल जाए तो भी वो कम होंगे। बताओ किस हद तक बंदे के अंदर रहा होगा ज्ञान और अनुभव पाने का। और उसे दुख है कि उसका ये जीवन भी अब खत्म होने वाला है, लेकिन तब भी मैं सीखूंगा। जीवन के किसी भी पड़ाव में रहूंगा, किसी भी पड़ाव पे मैं हूं, ये मुझे ये जो एज है ये पीछे नहीं कर सकती। मैं ज्ञान सीखूंगा, मैं अनुभव, जो मेरे अंदर जो प्यास है ज्ञान और अनुभव सीखने की, वो मैं करूंगा। आगे कहता है बट एवरी आवर इज सेव्ड फ्रॉम दैट इटर्नल साइलेंस, ठीक है। समथिंग मोर अ ब्रिंगर ऑफ न्यू थिंग्स। यहां तक समझ लेते हैं। आगे क्या कह रहा है, लेकिन हर एक घंटा, फॉर दैट इटर्नल साइलेंस समथिंग मोर, लेकिन हर एक घंटा उस अनंत चुप्पी, यानी कि अनंत चुप्पी मतलब डेथ, मृत्यु, डेथ से बचाया हुआ एक मौका है, ठीक है। लेकिन हर एक घंटा उस अनंत चुप्पी यानी कि उस मौत से बचाया हुआ एक मौका है। और यहाँ हर घंटा कुछ नया लाने वाला है। हर घंटा कुछ नया लाने वाला है, मतलब यहाँ पे यूलिसिस का क्या मानना है, वो मानता है कि डेथ से पहले
डेथ से पहले का हर पल कीमती है, यानी कि जब तक इंसान के जीवन में मौत नहीं आती, मौत तो कभी भी आ सकती है, तो जो मौत मतलब मौत तो कभी भी आ सकती है, एनी टाइम। तो मौत से पहले जो आपको पल मिल रहा है, जो भी आपको वक्त मिल रहा है, वो बहुत कीमती है। हर घंटे में आप कुछ ना कुछ नया सीखना या अनुभव करने का अवसर छिपा है, इसलिए उसे बर्बाद नहीं करना चाहिए, ये यूलिसेस का कहना है। यानी कि मौत तो कभी भी आ सकती है, समझ लो कि मौत से पहले हम लोग हैं और मौत कभी भी आ सकती है। तो मौत से पहले का जो पल हमको ये मिल रहा है ना, इस पल का हम लोग क्या करें, इस पल में कुछ नया सीखने, कुछ अनुभव करने का अवसर छिपा हुआ, और इसे हमें पूरी तरह से इसका यूटिलाइज करना चाहिए, ना कि बर्बाद करना चाहिए। आगे कह रहे हैं, एंड वाइल इट वर फॉर सम 3 sons टू स्टोर एंड होल्ड माई सेल्फ एंड दिस ग्रे स्पिरिट यर्निंग इन डिजायर। आगे कह रहे हैं, टू फॉलो नॉलेज लाइक अ सिंकिंग स्टार बियॉन्ड द अटमोस्ट बाउंड ऑफ ह्यूमन थॉट। यहाँ पे क्या कह रहे हैं, इसको भी समझ लेते हैं कि एंड वाइल इट वर फॉर सम 3 sons टू स्टोर एंड होल्ड माई सेल्फ, मतलब ये कितना बुरा, ये कितना घृणित होगा, कितना बुरा होगा, मैं कुछ और साल, 3 sons मतलब क्या होता है, 3 sons मतलब कुछ साल, मतलब ये कितना बुरा होगा कि मैं कुछ और साल, यानी कि कुछ साल खुद को बचा कर रखूं। ठीक है, खुद को क्या करूं, खुद को मैं बचा कर रखूं। एंड दिस ग्रे स्पिरिट यर्निंग इन डिजायर, और ये मेरी बूढ़ी आत्मा एक डूबते हुए तारे की तरह ज्ञान का पीछा, टू फॉलो नॉलेज लाइक अ सिंकिंग स्टार, यहां तक है। और ये मेरी बूढ़ी आत्मा एक डूबते हुए, एक सिंकिंग स्टार की तरह, एक डूबते हुए तारे की तरह ज्ञान का पीछा करने के लिए तड़प रही है। इंसान की सोच की आखिरी हदों के भी पार है मेरी जो मेरी आत्मा है ज्ञान को सीखने की। अब यहाँ पे जो यूलिसेस है, यूलिसेस यहाँ पे कह क्या रहा है, ठीक है, बियॉन्ड द अटमोस्ट बाउंड ऑफ ह्यूमन थॉट्स, ये पूरा हो गया यहाँ तक कि जो मेरी आत्मा है, ये जो मेरी बूढ़ी आत्मा एक डूबते हुए तारे की तरह ज्ञान का पीछा करने के लिए तड़प रही है, इंसान की सोच की आखिरी हदों के भी पार है। मतलब यहाँ पे यूलिसेस कह रहा है, वह कहता है कि मेरे लिए खुद को घर में बंद करके रखना शर्म की बात होगी, मैं इस तरह नहीं रह सकता, जैसे मैं अपने राजपाट संभालूं, घर में रहूं, परिवार के साथ रहूं, इस तरह नहीं रह सकता। ऐसा लग रहा है कि मेरे लिए खुद को घर में बंद करके रखना शर्म की बात है। उसकी जो आत्मा है, मतलब वो कह रहा है मेरी जो आत्मा है वो बूढ़ी हो चुकी है, पर अब भी उसमें अब भी ज्ञान पाने की तीव्र इच्छा है, मेरी आत्मा में अब भी ज्ञान पाने की तीव्र इच्छा है, ज्ञान पाना चाहता हूँ, भले मैं बूढ़ा हो गया हूँ। वो डूबते हुए तारे की तरफ पीछा करना चाहता है, यानी कि मरते दम तक ज्ञान की खोज करना चाहता है। डूबते हुए तारे मतलब मरते दम तक, ठीक है, वो मरते दम तक ज्ञान की खोज करना चाहता है और उन चीजों को जानना चाहता है जिन्हें आज तक किसी ने नहीं सोचा। ठीक है, ये ध्यान रखना है। यहां तक कंप्लीट हो गया जो हमने भी पढ़ा। अब ये जो लाइन है आपकी 33 से 43 तक, इतनी लाइन में ये अपने सन से बात करेगा, अपने टेलीमॉक्स को, ठीक है, अपने टेलीमॉक्स, अपने इसका बेटा है, अपने बेटे का इंट्रोडक्शन कराएगा इसी लाइन में 33 से 43। ठीक है, यहां से देख लेते हैं। कहता है, अब आगे क्या कहता है, देखो ऑडियंस से बात कर लिया, अपने आप से बात कर लिया, अब ये क्या कर रहा है, अपने बेटे से बात कर रहा है। कह रहा है, अब यहाँ पे अपने बेटे का इंट्रोडक्शन कराएगा। कह रहा है, दिस इज माई सन माई ओन टेलीमॉक्स, मतलब ये मेरा बेटा है, मेरा अपना टेलीमॉक्स, ठीक है, मेरा अपना टेलीमॉक्स, टू हुम आई लीव द स्केप्टर एंड द आइल, यानी कि ये मेरा बेटा है, मेरा अपना टेलीमॉक्स, जिसके लिए मैं ये राजदंड, स्केप्टर मतलब क्या होता है, राजा का डंडा, यानी कि राजदंड, मैं ये राजदंड और ये द्वीप, आइल, यानी कि आइल मतलब मेरा राज, इथाका, ठीक है, यहाँ पे आइल मतलब होता है द्वीप, आइलैंड, लेकिन आइलैंड का मतलब यहाँ पे वो इथाका को बोल रहा है, अपने राज को, अपने किंगडम को बोल रहा है। तो कह रहा है कि ये मेरा बेटा है, मेरा अपना टेलीमॉक्स, और मैं ये राजदंड और ये जो द्वीप है, यानी कि मैं अपना राज इथाका छोड़ रहा हूं, इसमें कह रहा है। मतलब अब यूलिसेस अपने बेटे का इंट्रोडक्शन देता है और बताता है कि वह अपनी सारी संसारिक जिम्मेदारियां अपने बेटे को सौंप रहा है, चाहे वो अपना राजपाट हो गया, चाहे वो अपना राजदंड हो गया, दोनों ही वो अपने बेटे को सौंप रहा है। आगे क्या कह रहा है, वे लव्ड ऑफ मी डिसर्निंग टू फुलफिल दिस लेबर बाय स्लो प्रूडेंस टू मेक माइल्ड आर रग्ड पीपल एंड थ्रू सॉफ्ट डिग्रीज सबड्यू देम टू द यूजफुल एंड द गुड। आगे कह रहा है कि दिस लेबर, कहाँ थे, यहां से है ना, वे लव्ड ऑफ मी, मतलब मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ, किसे, अपने बेटे को मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ, डिसर्निंग टू फुलफिल,
और इस काम मतलब इस राजकाज का पूरा करने की समझ रखता हूँ। ठीक है, ठीक है, फुलफिल दिस लेबर, यहां तक है कि मैं उससे बहुत प्यार करता हूं और इस काम यानी कि इस राजकाज को पूरा करने की समझ रखता हूं। बाय स्लो प्रूडेंस टू मेक माइल्ड, मतलब वह अपनी धीमी और सधी हुई समझदारी से इन कठोर लोगों को सब बनाएगा। रग्ड पीपल एंड थ्रू सॉफ्ट डिग्रीज, मतलब वह अपने धीमी और सधी हुई समझदारी से इन कठोर लोगों को क्या बनाएगा, सब बनाएगा। एंड धीरे धीरे उन्हें क्या करेगा, और धीरे धीरे उन्हें उपयोगी और अच्छा बनने के लिए तैयार करेगा। यूजफुल एंड गुड, और धीरे धीरे उन्हें उपयोगी और अच्छा बनने के लिए तैयार करेगा। कहने का मतलब यहाँ पे ये है, यूलिसेस मानता है कि जो उसका बेटा है वो एक अच्छा राजा बनने के लिए लायक है। टेलीमॉक्स के अंदर क्या है, उसके बेटे के अंदर क्या है, धैर्य है और समझदारी है, जो प्रजा पर शासन करने के लिए जरूरी है। और ये जो क्वालिटी है मेरे बेटे के अंदर यूलिसेस के बेचैन स्वभाव से बिल्कुल अलग है। यानी कि मेरे बेटे के अंदर बराबर राजपाट संभाल लेगा, लेकिन मेरे अंदर वो नहीं चीजें हैं। मेरा स्वभाव बिल्कुल अलग है, मेरे बेटे से बिल्कुल अलग है। मेरे बेटे के अंदर जो स्वभाव है वो सब कुछ संभाल लेगा राजपाट। ठीक है, ये बता रहे हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। मतलब मेरा बेटा क्या है, उसके अंदर समझदारी है, वो धीमे धीमे क्या करेगा, धीरे धीरे अपनी समझदारी से ये जो कठोर लोगों हैं उनको सब बनाएगा, धीरे धीरे उन्हें अच्छा बनाएगा। ठीक है, ये सारी चीजें। फिर कह रहा मोस्ट ब्लेमलेस इज ही, वह पूरी तरह से दोष रहित है। सेंटर्ड इन द स्पेयर, उसका ध्यान रोजमर्रा के कॉमन ड्यूटीज डिसेंड नॉट टू फेल। फिर कह रहा इन ऑफिस ऑफ टेंडरनेस एंड पे मीट एडोरेशन टू माई हाउस होल्ड गॉड्स, यहां तक देख लेते हैं। गॉड्स व्हेन आई एम गॉन, यहां तक देख लेते हैं। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, अब यूलिसेस क्या कह रहा है कि मोस्ट ब्लेमलेस ही इज, वह पूरी तरह से दोष रहित है, ब्लेमलेस है। सेंटर्ड इन द स्पेयर ऑफ कॉमन ड्यूटीज, उसका ध्यान रोजमर्रा के आम ड्यूटीज पर सेंटर्ड है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। डिसेंड नॉट टू फेल, ठीक है, डिसेंड नॉट टू फेल इन ऑफिस ऑफ टेंडरनेस एंड पे, मतलब वह प्रेम और दया के कर्तव्य जैसे माँ की देखभाल करना, उसको निभाने में अभी कभी असफल नहीं होगा जब मैं चला जाऊंगा। मीट अडोरेशन माई हाउस होल्ड गॉड, जब मैं चला जाऊंगा। ठीक है, तो वह मेरे कुल देवताओं की उचित पूजा भी करेगा, जो मेरे कुल देवता है उसकी भी उचित पूजा करेगा। अब यूलिसेस बता रहा है कि मैं अपनी सारी राजपाट, सारी जिम्मेदारी अपने बेटे टेलीमॉक्स को दे रहा हूं, और उसके अंदर है भी, मैं उसे बहुत प्यार करता हूं, उसके अंदर है भी बहुत, टेलीमॉक्स बहुत धैर्य है, समझदार है और प्रजा पर शासन करने के लिए जरूरी है ये क्वालिटी। फिर आगे कह रहा है कि वो पूरी तरह से दोष रहित है, मतलब टेलीमॉक्स एक आदर्श बेटा है, शासक है, जो घर परिवार प्रजा की जिम्मेदारियों को अच्छे से निभाएगा। वह वो सब काम करेगा जो यूलिसेस को क्या लगता है, डल लगता है, नीरस लगता है, सब कुछ मेरा बेटा करेगा जो मुझे नीरस लगता है। फिर आगे कह रहा है ही वर्क्स हिज वर्क, ठीक है, ही वर्क्स हिज वर्क, वह अपना काम करता है। आई माई, मैं अपना, मतलब ये बहुत गहरी लाइन है। ही वर्क्स हिज वर्क, मतलब वह अपना काम करता है, मैं अपना, मतलब ये बहुत गहरी। यहाँ पे यूलिसेस कह रहा है कि मेरे बेटे का काम राजपाट संभालना है और मेरा काम खोजना और यात्रा करना है। तो दोनों के रास्ते और मंजिल अलग अलग हैं। ठीक है, ठीक है, यहां तक उसने अपने बेटे के बारे में बता दिया, तो ये याद रखना है। 33 से 44 तक उसने अपने बेटे के बारे में बताया। ठीक है, कि वही वर्क्स हिज वर्क, वो अपना काम करेगा और मैं अपना काम करूंगा। उसका काम क्या है, उसका काम है राजपाट संभालना, मेरा काम है खोजना और यात्रा करना। दोनों के रास्ते, दोनों की मंजिलें अलग अलग हैं। अब यहां से हम 44 से देखेंगे, 44 से लेके 46, ये किसके बारे में बात कर रहा है इस लाइनों में, तो इस लाइनों में वो नई यात्रा को इन्वोक कर रहा है, यानी कि नई यात्रा, जो उसकी नई यात्रा जिसपे वो जाना चाह रहा है, अपना राजपाट सब कुछ छोड़ के, उसको इन्वोक कर रहा है, बुला रहा है, आह्वान कर रहा है। 44 से 46 इसी के बारे में बात होगी। क्या कह रहा है, देयर लाइज द पोर्ट, अब ये जा रहा है, हाँ, समुद्री यात्रा में जा रहा है खोज करने, अब ये जा रहा है, अब अपनी यात्रा के बारे में बता रहा है, अपने बेटे से हट गया। कह रहा है देयर लाइज द पोर्ट एंड द वेसल पफ्स हर सेल, ठीक है, देयर ग्लूम द डार्क ब्रॉड सीज माई मैरिनर्स, यहां तक देख लेते हैं पहले, सीज तक। कह रहा है देयर लाइज, कह रहा देयर लाइज द पोर्ट, मतलब वो रहा बंदरगाह। पोर्ट मतलब क्या होता है, बंदरगाह, वो रहा बंदरगाह। द वेसल पफ्स हर सेल, जहाज का पाल हवा से फूल गया है, यानी जहाज चलने को
तैयार है। देयर ग्लूम द डार्क बोट सीज, सामने विशाल अंधेरा और गहरा समुद्र फैला हुआ, मतलब जहाज को देख रहा है कि वो रहा बंदरगाह और जहाज अब चलने को तैयार है और सामने ये जहाज जहां चलेगी सामने एक विशाल अंधेरा समुद्र है, पूरा गहरा समुद्र फैला हुआ है। यानी अब यूलिसेस का ध्यान वापस अपनी यात्रा पर चला जाता है। उसे बंदरगाह पर खड़ी जहाज और सामने फैला हुआ रहस्यमय समुद्र दिख रहा है जो उसे अपनी ओर बुला रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, माई मैरिनर्स शोल्स दैट हैव टॉयल्ड एंड रॉट एंड थॉट विद मी। अब आगे क्या कहता है, अपने मैरिनर से बात कर रहा है, यहाँ पे मैरिनर को इन्वोक कर रहा है, एड्रेस कर रहा है, कह रहा है माई मैरिनर्स, मेरे नाविकों, शोल्स दैट हैव टॉयल्ड, तुम वो आत्माएं हो ना जिन्होंने मेरे साथ मेहनत की है, टॉयल्ड किया है, रॉट किया है, यानी कि बड़े बड़े काम किए हैं, थॉट विद मी, मेरे साथ सोचा है। इसका मतलब क्या हुआ, अब यहां से वो अपने पुराने वफादार जो मैरिनर्स हैं, जो नाविकों हैं, उनको एड्रेस करना शुरू कर रहा है, यानी कि उनसे बात करना शुरू कर रहा है, जो हमेशा से उसके दुख और सुख के साथी रहे हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है कि तुमने मेरे साथ मेहनत किया है, मेरे साथ काम किया है, बड़े बड़े काम मेरे साथ सोचा, मतलब कहने का मतलब है कि तुमने हर दुख सुख में तुम मेरे साथी रहे हो। यहाँ पे जो यूलिसस है वो मैरिनर को कह रहा है कि तुम हर दुख सुख में मेरे साथी रहे हो, मुझे उन्हें नई और आखिरी यात्रा पे चलने के लिए प्रेरित करने वाला हूँ। मतलब तुम लोग क्या हो, मैं एक नई यात्रा पे जा रहा हूँ और उसके लिए तुम मुझे क्या कर रहे हो, प्रेरित कर रहे हो। अब आगे क्या होता है, 47 से लेके 61, इसमें आपको क्या बात मिलेगी, 47 से लेके 61 लाइन में साथियों को आखिरी यात्रा के लिए प्रेरणा करना, मतलब अपने साथियों को, अपने मैरिनर्स को, वो ये आखिरी यात्रा के लिए जा रहा है ना, तो आखिरी यात्रा के लिए वो उन्हें क्या कर रहा है, प्रेरणा दे रहा है। क्या कह रहा है, दैट एवर विद अ फ्रॉलिक वेलकम टुक द थंडर एंड द सनशाइन एंड अपोज्ड फ्री हार्ट्स फ्री फोरहेड्स। यहां तक देख लेते हैं क्या कह रहा है कि दैट एवर विद अ फ्रॉलिक वेलकम टुक, मतलब मेरे साथियों तुम वो हो, मैरिनर्स को कह रहा है मेरे साथियों तुम वो हो जिन्होंने हमेशा खुशी खुशी स्वागत किया है, जिन्होंने हमेशा क्या किया, खुशी खुशी स्वागत किया। थंडर एंड द सनशाइन, चाहे बिजली की कड़क हो, बिजली की कड़क मतलब यहाँ पे बिजली की कड़क मतलब मुश्किल समय हो, मेरे लाइफ में जो मुश्किल समय आया, जो परेशानियां आई, चाहे मुश्किल समय हो, या सनशाइन का मतलब क्या हुआ, खुशियां, यानी कि दुख और सुख की बात कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, खुशियां, हर चुनौती का सामना खुले दिल और ऊंचे मस्तक यानी कि बिना डर के साथ किया है। ठीक है, एंड अपोज्ड फ्री हार्ट्स फ्री फोरहेड्स, फ्री हार्ट्स मतलब क्या होता है, हर चुनौती का सामना खुले दिल से किया है, फ्री फोरहेड्स यानी कि ऊंचे मस्तक यानी कि बिना डर के साथ किया है। तो ये अपने साथी को, यहाँ पे यूलिसस अपने साथियों को उनके साहसी और अतीत की याद दिला रहा है। वो कह रहा है कि तुम लोगों ने मेरे साथ हर अच्छे बुरे वक्त का सामना बहादुरी और जिंदा दिली से किया है, तुमने मेरा हमेशा साथ दिया है। किसको, अपने साथियों को कह रहा है। फिर कह रहा है यू एंड आई आर ओल्ड। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि तुम और मैं अब क्या हो चुके हैं, बूढ़े हो चुके हैं। ओल्ड इज हैथ एट हिज ऑनर हैंड इज 12। फिर कह रहा है कि तुम और मैं अब क्या हो चुके हैं, बूढ़े हो चुके हैं, लेकिन बुढ़ापे का भी अपना एक सम्मान और अपने हिस्से का एक काम होता है, बुढ़ापे में भी होता है। ऐसा नहीं कि बूढ़ा हो गया इंसान तो कोई काम नहीं है, बुढ़ापे का भी एक, बुढ़ापा में अगर इंसान बूढ़ा हो गया है, जिंदगी के उस स्टेज पर हो गया है, तो वहां पे भी उसके पार्ट का, उसके हिस्से का काम है, मेहनत है। तो यहाँ पे ये क्या कह रहा है यूलिसस कि वह इस सच्चाई को स्वीकार करता है कि वे सब बूढ़े हो गए, यानी कि यूलिसस बूढ़ा हो गया, उसके साथी भी बूढ़े हो गए, लेकिन वह इसे एक अंत नहीं मानता। भले बूढ़ा हो गया लेकिन ये कोई मेरी जिंदगी का अंत नहीं है। तो कहता है बुढ़ापे में भी करने के लिए महान काम और पाने के लिए सम्मान बाकी है। बुढ़ापे में भी बहुत सारे ऐसे काम हैं करने के लिए, सम्मान पाने के लिए। ठीक है, आगे क्या कहता है, डेथ क्लोज ऑल, आगे आएंगे, डेथ क्लोजेस ऑल बट समटाइम समथिंग एट द एंड, सम वर्क ऑफ नोबल नोट मे इट बी डन, नॉट अनबिकमिंग मेन दैट स्टॉप विद गॉड्स। यहाँ तक देख लेते हैं। अब क्या कह रहा है कि जो डेथ है, जो मृत्यु है, जो डेथ है, डेथ तो सब कुछ खत्म कर देगी। डेथ क्लोजेज ऑल, डेथ जो है ना वो सब कुछ, मौत जो है वो सब कुछ खत्म कर देगी। बट समथिंग एट द एंड, लेकिन अंत आने से पहले, सम वर्क ऑफ नोबल नोट, कुछ महान और यादगार काम, मे इट बी डन, अभी भी किया जा सकता है। ठीक है, आगे क्या कहते हैं, नॉट अनबिकमिंग मेन दैट स्टॉप विद गॉड्स,
ऐसा काम जो उन लोगों के लिए कैसा लग रहा हो, अशोभनीय ना हो, जिन्होंने कभी देवताओं से भी संघर्ष किया है। मतलब यहाँ पे यूलिसेस का कहने का मतलब क्या है, ये पोयम का एक सेंट्रल मैसेज है। यूलिसेस कह रहा है कि मौत तो आनी ही आनी है, तो क्यों ना मरने से पहले एक और महान काम किया जाए जो हमारे पुरानी वीरता की शान के लायक हो। जैसे कि ट्रॉय के युद्ध में देवताओं ने सामना किया था, उसी तरह हम भी करें। मतलब मौत तो आनी ही आनी है, उससे पहले आप अपना काम करते रहो, ये कहने का मतलब है। फिर आगे क्या कहता है, द लाइट्स बिगिन टू ट्विंकल फ्रॉम द रॉक्स, द लॉन्ग डे वेंस, द स्लो मून क्लाइम्स, द डीप मॉन्स राउंड विद मेनी वॉइसेस। यहां तक देख लेते हैं। फिर आगे क्या कह रहा है यहाँ पे यूलिसेस कि द लाइट बिगिन टू ट्विंकल फ्रॉम द रॉक्स, मतलब चट्टानों से रोशनियां टिमटिमाने लगी, यानी शाम हो गई है, घरों में दिए जल गए हैं। द लॉन्ग डे वेंस, लंबा दिन अब ढल रहा है। द स्लो मून क्लाइम्स, चांद धीरे धीरे ऊपर चढ़ रहा है। द डीप मोन्स राउंड विद मेनी वॉइसेस, गहरा समुद्र कई आवाजों में करा रहा है, यानी कि लहरों का शोर है। ये लोग अपनी यात्रा शुरू कर दिए हैं, ठीक है, जो मैरिनर्स हैं और जो यूलिसेस है, तो अपनी यात्रा शुरू कर दी है। तो ये लोग देख रहे हैं कि शाम का समय हो गया है, शाम हो रही है, और उनके जीवन का शाम भी एक तरह से जो मतलब हम देख रहे हैं कि शाम हो रही है, और शाम होने के साथ साथ यूलिसेस की जो जिंदगी है वो बुढ़ापे का भी, यानी कि उसके भी बुढ़ापे के करीब जा रहा है, यानी कि दिन का अंत हो रहा है, उनके जीवन का भी अंत हो रहा है। दिन का अंत हो रहा है तो जीवन का भी अंत हो रहा है, क्योंकि वो भी बुढ़ापे के एज पर है। ये माहौल एक आखिरी यात्रा के निकलने के लिए बिल्कुल सही है, ठीक है। फिर कहता है, आगे क्या कहता है, कम माई फ्रेंड, आओ मेरे दोस्तों, दिस इज नॉट टू लेट टू सीक अ नेवर वर्ल्ड। फिर यहाँ पे कह रहा है कि चलो दोस्तों, आओ मेरे दोस्तों, एक नई दुनिया की खोज के लिए अभी से देर नहीं हुई है। मतलब भले ही हम बुढ़ापे पे आ गए हैं, बुढ़ापे की एज पे आ गए हैं, लेकिन एक नई दुनिया से खोज करने के लिए अभी भी हमारे पास वक्त है, अभी मौत आई नहीं है। तो मौत के पहले जो वक्त हो बहुत कीमती है, उसका यूटिलाइज करो, तो अभी भी वक्त है मेरे पास। ये एक सीधा और शक्तिशाली इन्वोक कर रहा है यूलिसेस, यानी कि उम्र या हालात चाहे जो भी हो, कुछ नया शुरू करने के लिए कभी भी देर नहीं होती है। ऐसा होता नहीं, अरे अब तो लेट हो गए, हम क्या ही काम कर पाएंगे, हम तो बूढ़े हो गए हैं, या हम इस उम्र के इस पड़ाव में आ गए हैं, अब कहाँ पढ़ पाएंगे। तो अगर आप कुछ अच्छा करना चाह रहे हो, कुछ नया करना चाह रहे हो, तो उम्र के किसी भी पड़ाव पर हो या हालात के किसी भी पड़ाव पर हो, आपको कर लेना चाहिए, ये कहने का मतलब है, ठीक है। अब आगे यहाँ पे क्या होता है कि पुश ऑफ एंड सिटिंग वेल इन ऑर्डर स्माइट द साउंडिंग फोरोज, ठीक है। यहाँ पे क्या कह रहा है अब यूलिसेस कि नाव के किनारों से धकेलो, मतलब अब इन लोगों की यात्रा शुरू हो गई है, अब ये लोग जा रहे हैं समुद्र में, अपने नाव को डाल दिए हैं। अब कह रहा है यहाँ पे यूलिसेस कि नाव को किनारे से धकेलो और अपनी अपनी जगहों पर ठीक से बैठकर इन गूंजती हुई लहरों पर चप्पू से प्रहार करो, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, इन गूंजती हुई लहरों पर किससे प्रहार करो, चप्पू से। मतलब वो अब सीधे आदेश दे रहा है कि चलो यात्रा शुरू करते हैं गूंजती हुई लहरों के साथ, जो कि एक बहुत शक्तिशाली यहाँ पे इमेज क्रिएट कर रहा है, ठीक है। और उनके जो दृढ़ संकल्प को दिखा रहा है, वह यूलिसेस के दृढ़ संकल्प को दिखा रहा है। आगे क्या कह रहा है, फॉर माई पर्पज होल्ड्स टू सेल बियॉन्ड द सनसेट एंड द बाथ्स ऑफ ऑल द वेस्टर्न स्टार्स अंटिल आई डाई। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि क्योंकि फॉर माई पर्पज होल्ड्स, क्योंकि मेरा इरादा पक्का है कि मैं ऑफ ऑल द वेस्टर्न स्टार्स अंटिल आई डाई। यहाँ पे क्या कह रहा है यूलिसेस, नहीं यहाँ तक है, फॉर माई पर्पज होल्ड टू सेल बियॉन्ड द सनसेट, यहाँ तक है। कह रहा है कि जो मेरा इरादा है, जो मेरा पर्पज है बहुत पक्का है, और मैं सनसेट के पार भी, एंड द बाथ ऑफ ऑल वेस्टर्न स्टार्स, और उन सभी पश्चिमी तारों के स्नान घरों से भी आगे तक जहाज चलाऊंगा, जब तक कि अंटिल आई डाई, जब तक कि मेरी डेथ ना हो जाए। अब यूलिसेस यहाँ पे क्या कर रहा है, ये पोयम का लास्ट और सबसे एम्बिशियस घोषणा है, ये यूं बोलो, यानी कि सूर्यास्त के पार, सनसेट के पार जाने का मतलब दुनिया के ज्ञात किनारों से आगे, दुनिया की ऐसी कौन सी ज्ञात किनारों से आगे अज्ञात में जाना, यानी कि दुनिया की आखिर खोज कहाँ तक ये चली आ रही है, वहां तक मैं जाऊंगा, उसके ज्यादातर जाऊंगा। मतलब जहां पे ये दुनिया की खोज है, ठीक है, जहां पर है, जैसे हमें खोजना है, हमें सीखना है कोई चीज, तो उसके लिमिट के पार हमें जाना चाहता हूँ। और तारों के स्नान घर की बात यहाँ पे इन्होंने किया है, ठीक है।
तारों के जो स्नान घर, ये एक फिक्शनल जगह है जहां माना जाता था कि तारे समुद्र में डूबते हैं। तो यूलिसिस कहता है कि वह ज्ञान और खोज की इस यात्रा को तब तक जारी रखेगा जब तक उसकी सांसें चलती रहेगी। ठीक है, और ये यात्रा उसकी अब ये जो यात्रा है मेरी ना ज्ञान और खोज की, अब ये यात्रा मेरी डेथ पर ही समाप्त होगी, ये यूलिसिस का कहना है। ठीक है, अब हम लोग पहुंच गए हैं 62 से 70 तक। 62 से 70 जो आपकी लाइनें हैं, इसमें ना लास्ट रेजुलेशन है और एक अमर संदेश दिया जा रहा है। ठीक है, इसके बारे में इन्होंने बात किया है। ठीक है, तो ऑफ ऑल वेस्टर्न स्टार्स अंटिल आई डाई, तो अभी मैंने बताया कि मतलब यहाँ पे यूलिसिस कह रहा है कि ये कविता का, ये पोयम का सबसे लास्ट और सबसे महत्वाकांक्षी घोषणा है कि सूर्यास्त के पार, यानी कि सूरज डूबने, सूर्यास्त के पार जाने का मतलब दुनिया के ज्ञात किनारों से आगे अज्ञात में जाना। फिर उसके बाद कह रहा है कि वेस्टर्न स्टार्स, यानी कि तारों के स्नान घर, ये ना यूलिसिस का एक काल्पनिक जगह है जहां माना जाता था कि तारे समुद्र में डूबते हैं। तो यूलिसिस कह रहा है कि वह ज्ञान और खोज के इस यात्रा को तब तक जारी रखेगा जब तक उसकी सांसें चलती रहेंगी, और ये यात्रा अंटिल आई डाई, ये यात्रा उसकी डेथ पर ही समाप्त होगी। ठीक है, तो 62 से 70 मैंने बताया अभी। ये जो आपका 62 से 70 जो ये पार्ट है, 8वां भाग में हम लोग आ गए हैं, 8 पार्ट में, ये लास्ट रेजुलेशन है और एक अमर संदेश दिया जाता है इस लाइन में। यहाँ पे यूलिसिस क्या कह रहा है, इट मे बी दैट द गल्फ्स विल वॉश अस डाउन, हो सकता है समुद्र की गहरी खाइयां हमें बहाकर नीचे ले जाए, यानी हम डूब कर भी मर सकते हैं। हम ये जो यात्रा पे निकले हैं ना, इस यात्रा पर कुछ भी हो सकता है। अब क्योंकि हम लोग बूढ़े हो चुके हैं, दूसरा हम लोग समुद्र में यात्रा कर रहे हैं, तो कुछ भी हो सकता है। अब यहाँ पे ना यूलिसिस इमेजिनेशन कर रहा है, यानी कि हर चीज को, जिंदगी के हर चीज को एक्सेप्ट कर रहा है। कह रहा हो सकता है कि ये जो समुद्र की गहरी खाइयां हैं हमें बहाकर ले जाए, यानी जब हम डूबकर मर जाएं। यूलिसिस की इस यात्रा के सबसे बुरे परिणाम को स्वीकार कर रहा है कि ये जो यात्रा तो कुछ भी हो सकता है। वह जानता है ये खतरनाक यात्रा है और हो सकता है कि वे सभी समुद्र में डूब जाए, यानी कि यूलिसिस और उसके मैरिनर्स। फिर आगे क्या है, इट मे बी वी शैल टच द हैप्पी आइल। फिर आगे क्या कह रहे हैं, इट मे बी वी शैल टच द हैप्पी आइल, हो सकता है कि हम हैप्पी आइल्स तक पहुंच जाए। हैप्पी आइल्स एक आपका एक क्या है, एक सुखी द्वीप है, आइलैंड है। ठीक है, द्वीपों की बात कर रहे हैं, द्वीपों की आइलैंड की बात कर रहे हैं। यहाँ पे कह रहे हैं एंड इट मे बी वी शैल टच द हैप्पी आइल्स, और हो सकता है कि हम हैप्पी आइल यानी कि सुखी द्वीप तक पहुंच जाएं। एंड सी द ग्रेट एक्लीज हुम वी नो, और वहां हम अपने महान दोस्त एक्लीज से मिलें जिसे हम जानते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो आपके जो यूलिसिस है वो क्या कह रहा है, हैप्पी आइल्स की बात किया है ना। हैप्पी आइल्स ग्रीक पौराणिक कथाओं में एक स्वर्ग जैसी जगह थी जहां महान योद्धा मरने के बाद जाते थे। तो यूलिसिस कह रहा है कि उसका हो सकता है या तो समुद्र हमें या तो हम डूब के मर जाएं, या फिर ऐसा भी हो सकता है, दूसरा परिणाम ये हो सकता है इस यात्रा का कि हम एक वीर की मौत मरें, या स्वर्ग पहुंचकर अपने पुराने साथी महान योद्धा एक्लीज से मिले। यानी चाहे साधारण मौत हो या वीर वाली, अंत तो निश्चित है, इसलिए डरना कैसा, अंत तो हमारा होगा ही होगा, चाहे हमको साधारण मौत मिले या वीरों वाली, लेकिन हमारा इस यात्रा में अंत तो पक्का है, तो फिर डरना कैसा। ठीक है, ये बात कौन कह रहा है, यूलिसिस कह रहा है। फिर आगे कह रहा है कि दो मच इज टेकन मच अबाइड्स एंड दो वी आर नॉट नो दैट स्ट्रेंथ विच इज ओल्ड डेज moved earth and heaven which that which we are। आगे कह रहा है कि दो मच इज टेकन, हालांकि हमसे बहुत कुछ छिन गया है। बहुत कुछ छिन गया मीन्स जैसे जवानी, ताकत। मच अबाइड, लेकिन बहुत कुछ अभी बाकी है। बहुत कुछ अभी बाकी मतलब अनुभव और साहस अभी बाकी है। एंड दो वी आर नॉट नो दैट स्ट्रेंथ विच इज नॉट ओल्ड एज, और हालांकि हम में अब वो ताकत नहीं रही जो पुराने दिनों में थी। हम क्या करते थे, मूव्ड अर्थ एंड हेवन, हम क्या करते थे, हम पुराने दिनों में धरती और आकाश को हिला देते थे। फिर कह रहा है दैट विच वी आर, फिर भी जो हम हैं वो हम हैं। अब यहाँ पे जो यूलिसिस है वो अपने बुढ़ापे को बहुत ही ईमानदारी से स्वीकार कर रहा है। यूलिसिस मानता है कि उनका जो शारीरिक शक्ति है अब पहले जैसी नहीं रही, लेकिन वो कहता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उनकी जो आत्मा है, उनका जो साहस है, उनका जो असली स्वरूप है आज भी वही है।
ठीक है, मतलब यहाँ पे वो यूलिसेस कह रहा है कि दो मच टेकन, हमसे बहुत कुछ छीन लिया, यानी कि हमारी जो जवानी है, जो ताकत अब नहीं है। तो क्या हुआ नहीं है, लेकिन हमारे पास अभी बहुत कुछ है। क्या है? अनुभव है, साहस है। ठीक है, और फिर कह रहा है एंड दो वी आर नॉट नाउ द स्ट्रेंथ, अब वो ताकत नहीं रही जो पुराने दिनों में हुआ करती थी, यानी कि जब हम जवान थे, हमारे पास ताकत थी, हम क्या करते थे, अर्थ एंड हेवन को एक साथ मिला देते थे, ऐसी ताकत थी जवानी में। फिर भी जो है वो हम है, यहाँ पे यूलिसेस कहता है। ठीक है, आगे क्या कह रहा है यूलिसेस? वन इक्वल टेम्पर ऑफ हीरोइक हार्ट्स मेड वीक बाय टाइम एंड फेट बट स्ट्रॉन्ग इन विल। आगे कह रहा है कि वन इक्वल टेम्पर ऑफ हीरोइक हार्ट्स, हम सभी एक समान वीर हृदय वाले हैं, जिन्हें टाइम और फेट, जिन्हें समय और भाग्य ने क्या बना दिया है? कमजोर बना दिया है। कमजोर मतलब शारीरिक रूप से समय और भाग्य ने क्या किया है? हमें कमजोर बना दिया है। बट स्ट्रॉन्ग इन विल, लेकिन हमारी इच्छा शक्ति अभी भी मजबूत है। यहाँ पे क्या कह रहा है? विल मतलब इच्छा शक्ति, जो हमारी इच्छा शक्ति है वो अभी भी मजबूत है। ये कविता, ये जो लाइन है ना, इसमें पूरी पोयम का सार छिपा हुआ है। यहाँ पे यूलिसेस कह रहा है कि शरीर भले ही समय के साथ कमजोर हो गया है, लेकिन उसका हौसला और जीने की इच्छा शक्ति पहले से भी ज्यादा मजबूत है। यहाँ तन की कमजोरी मन की जीत के प्रतीक है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। लास्ट लाइन क्या है? टू, जैसे वो बोलता नहीं है शैटन, इच्छा शक्ति अभी भी हमारी मजबूत है। टू स्ट्राइव, टू सीक, टू फाइंड एंड नॉट टू एल्ड, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, लास्ट लाइन है यूलिसेस की। इसका मतलब क्या है कि जो हमारी इच्छा शक्ति इतनी मजबूत है कि संघर्ष करने के लिए, खोजने के लिए, पाने के लिए, ठीक है, संघर्ष करने के लिए, खोजने के लिए, पाने के लिए और कभी ना हार मानने के लिए, ऐसी हमारी इच्छा शक्ति इतनी मजबूत है कि हम संघर्ष करेंगे, खोजने के लिए, पाने के लिए, कभी ना हार मानने के लिए। तो ये पोयम की सबसे फेमस और अमर लाइन है, यूलिसेस के जीवन दर्शन का निचोड़ है ये पोयम, ये लाइनें। ठीक है, टू स्ट्राइव का मतलब क्या हुआ? संघर्ष करना, यानी कि जीवन में हमेशा मेहनत और संघर्ष करते रहना चाहिए। टू सीक का मतलब खोजना, हमेशा नए ज्ञान और नए अनुभव और नई दुनिया की तलाश में रहना चाहिए। टू फाइंड, पाना चाहिए, उस खोज के बाद कुछ हासिल करना चाहिए। एंड नॉट टू एल्ड, और कभी ना हार मानना, यानी कि अंत में लास्ट में यूलिसेस कह रहा है कि किसी भी, चाहे आपकी लाइफ में कैसी भी परिस्थिति आए, चाहे बुढ़ापा हो, कमजोरी हो या मौत हो, कभी भी घुटने नहीं टेकने चाहिए। ठीक है, तो ये जो लास्ट लाइन है ना, ये पूरी कविता का मैसेज दे रहा है। पूरी पोयम इसी पे टिकी हुई है। पूरी पोयम का ये संदेश है कि जीवन का असली मतलब चलते रहना, सीखते रहना और अंत तक हिम्मत ना हारना, ये मतलब है। तो ये था। अब कुछ बैकग्राउंड एंड कंपोजिशन की बात कर लेते हैं, जैसे कि मैंने ऊपर बता ही दिया था, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और भी हैं तो उसको भी कवर कर लेते हैं। तो ये थी पोयम यूलिसेस की। ठीक है, जो मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाया भी। और आपको कैसी लगी ये पोयम, अपना जरूर बताइएगा, अपना व्यू दीजिएगा, अपने कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको इस पोयम से क्या सीख मिली। सबका, जितने भी लोग ये वीडियो देखेंगे, सब अपना अपना व्यू देंगे कमेंट सेक्शन में, मैं सबका देखना चाहती हूँ। ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में सबका फीडबैक होना चाहिए इस पोयम को लेके, कि इस पोयम को लेके आपने क्या सीखा। आज इस पोयम को पढ़ा तो इस पोयम से आपने क्या सीखा, ताकि मैं भी जानूं कि आप किस वे से, किस वे में ले रहे हो पोयम को। ठीक है, तो बताना जरूर, अपना व्यू जरूर देना, दृष्टिकोण अपना जरूर देना इस पोयम को लेके, लाइफ को लेके आपने क्या सीखा। ठीक है, तो ये मैंने जैसे बताया यूलिसेस ब्लैंक वर्स पोयम में है। ठीक है, यूलिसेस किसमें है? ब्लैंक वर्स पोयम में है, और रिटन इन राइम्ड एम्बिक पेंटामीटर, वन ऑफ द मोस्ट फेमस ड्रामेटिक मोनोलॉग इन इंग्लिश लिटरेचर। इसका मतलब ये बिना राइम वाली कविता, ये हमने पढ़ लिया था। एडविन लॉर्ड टेनिसन कंप्लीटेड द पोयम ऑन 20 अक्टूबर 1833 शॉर्टली आफ्टर हियरिंग ऑफ द डेथ ऑफ हिज क्लोजेस्ट कैम्ब्रिज फ्रेंड द पोएट आर्थर हेनरी हेलम 1 अक्टूबर 1833। तो ये जो आपके टेनिसन ने ये पोयम कब पूरा की? 20 अक्टूबर 1833 में इन्होंने इस पोयम को पूरा किया था। उन्होंने इसे अपने सबसे करीबी दोस्त आर्थर हेनरी हेलम के डेथ के खबर सुनने के तुरंत बाद लिखा था। तो दोस्त को खोने का दुख इस पोयम की प्रेरणा बनी। ठीक है, एंड दो रिटन इन ग्रीफ इट वाज नॉट पब्लिश अंटिल 1842 इन टेनिसन सेकंड कलेक्शन पोयम्स। तो हालांकि वो दुखी थे, कविता में मतलब कविता दुख में लिखी गई थी, इसलिए इन्होंने पब्लिश नहीं कराया। और ये कब जाके पब्लिश हुई? 1842 में टेनिसन के जो दूसरा पोएटिक कलेक्शन आया था पोयम्स, इसमें जाके ये पब्लिश हुई। तो ये ध्यान रखना है। ठीक है, अब इसमें क्या दिखा रहा है कि ये जो पोयम है, मतलब ये जो पोयम है, कविता का भाव क्या है?
तो ये पोयम टेनिशन के अपने मन में जो संघर्ष को दिखाता है। जिस तरह यूलिसेस एक जगह रुकने के बजाय जीवन की यात्रा पर आगे बढ़ना चाहता है, उसी तरह टेनिशन भी दुख में डूबने के बजाय जीवन में आगे बढ़ने का संकल्प लेते हैं कि इस तरह मैं दुख में नहीं डूब सकता। जिस तरह यूलिसेस आगे बढ़ने का एक जगह पर रुकना नहीं चाहता, आगे बढ़ना चाहता है। हीरो यूलिसेस अगर देखा जाए यहाँ पे, ठीक है, तो यूलिसेस हीरो है, ठीक है। अगर इसका इंट्रोडक्शन देखा जाए तो यूलिसेस को ही ओडिसियस कहा जाता है। ये लेजेंडरी किंग ऑफ इथाका है, इथाका का राजा है फ्रॉम ग्रीक माइथोलॉजी के अनुसार जो यूलिसेस है, जिसे ग्रीक में इसे क्या कहा जाता है, ओडिसियस, और लैटिन में इसे यूलिसेस कहा जाता है। तो दोनों एक ही हैं, बस फर्क यहाँ पे लैटिन और ग्रीक का है, तो ये ध्यान रखना है। और ग्रीक पौराणिक कथाओं के अनुसार, ग्रीक माइथोलॉजी के अनुसार इथाका का एक महान और साहसी राजा है ये यूलिसेस या ओडिसियस। इसकी वाइफ का क्या नाम है, तो जैसे मैंने ऊपर बताया, इसकी वाइफ का नाम है पेनिलोप, ठीक है, पेनिलोपी या पेनिलोप। इसके बेटे का नाम क्या है, तो टेलीमॉक्स है बेटे का नाम, जो हमने पढ़ा। हिज एपिक एडवेंचर्स वर फर्स्ट इमॉर्टलाइज्ड बाय होमर, इलियड एंड ओडिसी। तो ये ध्यान रखना है, उनके अविश्वसनीय और साहसी कारनामों का सबसे पहले महान पोएट होमर ने अपने एपिक इलियड और ओडिसी में लिखकर अमर किया, इसका ओडिसियस और यूलिसेस का। तो ये ध्यान रखना है। फिर है टेनिशन री इमेजिन यूलिसेस इन हिज ओल्ड एज, रेस्टलेस, अनसेटिस्फाइड विद अ स्टैटिक डोमेस्टिक लाइफ, yearning once again for travel, knowledge and adventure। तो ये ध्यान रखना है यहाँ पे, ठीक है, कि टेनिशन की कल्पना, टेनिशन ने इस पोयम में यूलिसेस के उसके बुढ़ापे में दिखाते हैं। मतलब यूलिसेस जब बूढ़ा हो जाता है तो इस पोयम में दिखा रहे हैं यूलिसेस बूढ़ा है, वो अपने राज्य वापस लौट आता है लेकिन बेचैन है, एक जगह टिक कर घरेलू जीवन जीने से असंतुष्ट है और फिर से एक नई यात्रा, ज्ञान, रोमांच के लिए तरस रहा है। उसको एक ये जो शांत लाइफ जीवन, ये जो घरेलू जीवन, उसको रास नहीं आ रहा, उसको नहीं पसंद है। वो अपनी लाइफ में एडवेंचर की जिंदगी जीना चाहता है, एक नई यात्रा, ज्ञान और रोमांच के लिए तरस रहा है। लिटरेरी इन्फ्लुएंस की अगर हम बात करें, सारे इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं पढ़ा दे रही हूँ उसको भी। तो इस पोएम से रिलेटेड सारी चीजें यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाएंगी, सारी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। While the poem takes inspiration from Homer's Odyssey, many critics find that Tennyson Ulysses also strongly recall Dante Ulysses in the Inferno। ठीक है, कंपोज हुआ था 1320 में। तो कहा जा रहा है कि हालांकि जो पोयम की प्रेरणा वो कहाँ से ली गई है, होमर की ओडिसी से ली गई है, लेकिन कई क्रिटिक मानते हैं कि टेनिशन का यूलिसेस जो है वो 14th सेंचुरी के महान इटालियन पोएट डांटे की पोयम इन्फर्नो के कैरेक्टर यूलिसे से ली गई है। मतलब यूलिसे के लिए नहीं, ये यूलिसे की भी याद दिलाती है, बहुत याद दिलाता है। यानी कि जब हम यूलिसेस को पढ़ते हैं तो हमें किसकी याद आती है, हमें डांटे की जो इन्फर्नो का जो कैरेक्टर है यूलिसे, इसकी याद दिलाती है। ठीक है, तो डांटे का जो यूलिसेस था उसको ना एंडलेस रेकलेस क्वेस्ट फॉर नॉलेज के लिए पनिश किया जाता था, बट टेनिशन का जो यूलिसेस है इमर्ज द मोर हीरोइक एलियाक फिगर है। यानी कि डांटे और टेनिशन में अगर अंतर करें तो डांटे की पोयम में यूलिसे, जो ये यूलिसे था, इसका कैरेक्टर था यूलिसो को ज्ञान की अपनी कभी ना खत्म होने वाली खतरनाक खोज के लिए हेल में, इन्फर्नो में क्या किया गया था, इन्फर्नो में सजा दी गई थी। और वहीं पे टेनिशन का जो यूलिसेस है वो एक वीर नायक के रूप में उभरता है, जो उम्र और मौत के सामने भी जीवन को पूरी तरह से जीने के लिए दृढ़ संकल्प, चाहे उम्र के किसी भी पड़ाव में हो, जीवन के किसी भी पड़ाव में हो, किसी भी हालात पर हो, वो हमेशा सीखने के लिए, खोजने के लिए आगे बढ़ रहा है, दृढ़ संकल्प है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। फॉर्म एंड स्टाइल की बात करें तो ड्रामेटिक मोनोलॉग है, जैसे मैंने बताया है। इसमें यूलिसेस डायरेक्टली बात करता है, अपने रेस्टलेस थॉट को बताता है, एम्बिशंस एंड फिलोसफी ऑफ लाइफ के बारे में बताता है। तो ड्रामेटिक मोनोलॉग है तो अपने बारे में तो बताएगा ही, अपने बेचैन विचारों को भी बताता है, महत्वाकांक्षाओं के बारे में बताता है, और सीधे दर्शन को सीधे ऑडियंस के सामने रखता है, सब कुछ रिवील करता है अपनी चीजों को। ब्लैंक वर्ड्स में लिखी गई है, तो ऑब्वियसली ब्लैंक वर्ड्स में अगर ये लिखी गई है तो ब्लैंक वर्ड्स में लिखे होने का कारण क्या है, इसकी जो रिदम है, इसकी जो लय में एक गंभीरता, एक प्रवाह है, यह यूलिसेस की आवाज को एक ही समय में इंटीमेट और ग्रेंजर दोनों बनाती है। ब्लैंक वर्ड्स का मतलब यही हुआ। फेमस लाइन ये याद रखना है, टू स्ट्राइव टू सीक टू फाइंड एंड नॉट द एल्ड। थीम्स इसकी क्या है, तो थीम्स यहाँ पे थीम्स वगैरह सब मैंने दे दिया है, क्योंकि ये प्री और मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। मेंस में क्या पता पूछ लिया जाए इसकी थीम क्या, तो आप थीम लिख सकते हो। रेस्टलेसनेस वर्सेस डोमेस्टिसिटी, यानी कि यूलिसेस जो था, यूलिसेस ने आइडल किंगशिप और रूटीन फैमिली लाइफ को क्या कर दिया था, रिजेक्ट कर दिया था। मतलब एक राजा का आलसी जीवन और रोजमर्रा का जो पारिवारिक काम है उसको ये रिजेक्ट करता था।
रिजेक्ट कर दिया था। वो मानता था कि जीवन का असली अर्थ क्या है, लगातार काम करने और आगे बढ़ने में है। उसको ये सब नीरस लगता था, घरेलू कामों, ठीक है, पारिवारिक कामों। एजिंग एंड मोर्टेलिटी की अगर बात करें तो ये भी मतलब इसकी थीम है, ओल्ड एज इज नॉट अ सरेंडर बट अ चांस फॉर नोबल टॉयल। ऐसा नहीं है कि आपकी लाइफ में अगर आप ओल्ड एज अवस्था में पहुंच गए हो तो वो सरेंडर है लाइफ से, नहीं, बल्कि एक और मौका है मेहनत करने का, ये इनका कहना है। पोएम हमें यही बताती है, बुढ़ापा हार मानने या रुक जाने का समय नहीं है, बल्कि ये नोबल टॉयल, महान परिश्रम करने का एक और मौका ऊपर वाले ने दिया है। नॉलेज एंड एक्सप्लोरेशन की अगर हम बात करें तो द हंगर फॉर डिस्कवरी ड्राइव्स यूलिसेस टू पुश बियॉन्ड द अटमोस्ट बाउंड ऑफ ह्यूमन थॉट्स। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, नई चीजों को खोजने, जानने की भूख ही यूलिसेस को इंसानी सोच के आखिरी हदों के पार जाने के लिए प्रेरित करती है, क्योंकि यूलिसेस के अंदर नई चीजों को खोजना और जानने की भूख थी। लेगेसी एंड लीडरशिप की अगर बात करें तो यूलिसेस अपने राज अपने बेटे टेलीमॉक्स को सौंपता है। ठीक है, यूलिसेस अपना पूरा ये थाका का जो राज्य है, जो किंगडम है, वो किसे सौंपता है? अपने बेटे टेलीमॉक्स को। टेलीमॉक्स जो कि बहुत ही कर्तव्य और बहुत समझदार बेटा है उसका। वहीं पे यूलिसेस क्या करता है? खुद भी न रुकने वाली महत्वाकांक्षा और रोमांच का प्रतीक है, ये भी अपने काम पे चला जाता है। मतलब जो इसके अंदर जो खोजने या जानने की भूख है उस यात्रा पर। फिर उसके बाद आ जाएंगे कुछ क्रिटिकल एप्रिसिएशन की अगर हम बात करें, कुछ क्रिटिकल रिएक्शन की बात करें तो कुछ राइटर हैं जिन्होंने इसको किस नजर से देखा, मतलब कैसे देखा, यूलिसेस पोयम कैसे लगी। तो देखा जाए, पहला जो है जॉन स्टर्लिंग ने क्वार्टरली रिव्यू में बताया कि प्रेज्ड यूलिसेस फॉर इट्स डिलाइटफुल एपिक टोन एंड इम्पैशन्ड विजडम। तो जॉन स्टर्लिंग ने क्या कहा? इन्होंने पोयम के शानदार एपिक जैसे लहजे और इसके भावुक ज्ञान की बहुत तारीफ की। उन्हें लगा कि पोयम में एक महान कहानी जैसे गंभीरता और गहरी समझ है, एपिक की तरह लग रहा है इनको। ठीक है, इन्होंने तारीफ की। गोल्डविन स्मिथ ने कहा कि सॉ यूलिसेस एज अ मेलनकली ऑलमोस्ट स्टैग्नेंट फिगर फॉर एवर ऑन द शोर टॉर्न बिटवीन ड्रीम एंड एक्शन। ठीक है, तो गोल्डविन स्मिथ ने कहा, इनका नजरिया थोड़ा अलग था। उन्होंने यूलिसेस को एक उदास, लगभग स्थिर कैरेक्टर के रूप में देखा जो हमेशा किनारे पर खड़ा रहता है, सपनों और कर्मों के बीच फंसा हुआ। तो ये इनको यूलिसेस इस तरह लगा। मेजर क्रिटिक की अगर हम बात करें और क्रिटिक की क्या सोच है और क्रिटिक ने क्या अपना क्रिटिकल स्टेटमेंट दिया है, तो यहाँ पे देखेंगे हम ड्वाइट कूलर इंटरप्रेट द पोएम एज अ डायलेक्टिक, अ डिबेट बिटवीन कंटेम्पलेटिव वर्सेस एक्टिव लाइफ। ठीक है, ये जो ड्वाइट कूलर है, इन्होंने पोएट्री को एक डायलेक्टिक यानी कि एक बहस के रूप में देखा कि ये जो पोएम है एक डायलेक्टिक है, एक बहस है, और ये बहस दो तरह के जीवन के बीच है। एक तरफ शांत और विचारशील जीवन है, दूसरी तरफ सक्रिय जीवन है, एक्टिव लाइफ है। फिर उसके बाद है पॉल एफ बॉम ने क्या बताया? इन्होंने क्रिटिसाइज किया यूलिसेस का। इन्होंने कहा कि क्रिटिसाइज यूलिसेस इन कंसिस्टेंसीज comparing him to Byron's flawed heroes, proud, restless, self-critical, rejecting duty, even the link closing the Shatton's defiance, Milton Paradise Lost, courage never to submit or else suggesting irony। ठीक है, तो पॉल एफ बॉम ने इन्होंने कहा कि यूलिसेस का जो कैरेक्टर है, कैरेक्टर में कमियां और विरोधाभास की आलोचना की। यानी कि यूलिसेस के कैरेक्टर में जो मतलब यूलिसेस जो है उसके अंदर जो कमियां हैं और जो विरोधाभास है उसकी आलोचना इन्होंने की। इन्होंने यूलिसेस की तुलना किससे की? बायरन के एक फ्लॉड हीरो से की, यानी कि ऐसा हीरो जो कमियों से भरा हुआ है, ऐसे हीरो से यूलिसेस की तुलना इन्होंने की कि बायरन का जो फ्लॉड हीरो है, जो त्रुटिपूर्ण हीरो से की, जो बहुत ही घमंडी है, जो बहुत ही बेचैन है और जो क्या करता है? सेल्फ क्रिटिकल है, रिजेक्टिंग ड्यूटी है, जो क्या करता है? कर्तव्य को रिजेक्ट करने वाला है। उसी तरह यूलिसेस भी है। उन्होंने यहां तक कहा कि पोएम की जो लास्ट लाइन है, हार ना मानना, ये मिल्टन की फेमस वर्क पैराडाइज लॉस्ट में शैटन के विद्रोही रवैये जैसे लगती है, जिससे ये संकेत मिलता है शायद टेनिसन यहाँ पर व्यंग कर रहे हैं। टी.एस. इलियट ने एडमायर तो किया इस पोएम को, बट नोटेड टेनिसन वीकनेस इन नैरेटिव कंपेयर टू डांटे, ही फाउंड यूलिसेस मोर एलिगियाक दैन थ्रिलिंग। इन्होंने तारीफ तो की, इन्होंने पोएम की तारीफ की, लेकिन कहा डांटे की तुलना में टेनिसन कहानी कहने में कमजोर है। इन्हें यूलिसेस की कहानी रोमांचक से ज्यादा शोकपूर्ण लगी, उदासी भरी लगी। मैथ्यू अर्नोल्ड ने क्या कहा? फेल्ट टेनिसन स्टाइल वाज टू डिस्टिल्ड, unlike Homer's directness. Tennyson carefully crafts his language, giving it a heightened, elaborate air.
ठीक है, तो मैथ्यू अर्नोल्ड ने कहा इन्हें लगा कि टेनिसन की स्टाइल होमर की तरह सीधी और सरल नहीं है, बल्कि बहुत ज्यादा निखारी हुई है और सजावटी है। होमर की स्टाइल तो सीधी थी ना, सिंपल थी, तो इनको भी लगा कि शायद इनकी भी स्टाइल ऐसी होगी, लेकिन जब इन्होंने पढ़ा तो पता चला कि सरल नहीं है, बल्कि बहुत ज्यादा निखारी हुई है, सजावटी है। यानी टेनिसन बहुत सोच समझकर शब्दों का इस्तेमाल करते थे, जिससे भाषा थोड़ी बनावटी लगती है, ऐसा इन्होंने कहा। हर्बर्ट टकर ने क्या कहा है, इनका मानना था कि टेनिसन कैरेक्टर्स मूव इनवर्डली ट्रांसफॉर्म इमोशनली बाय देयर जर्नीज थ्रू टाइम एंड स्पेस। इनका मानना यह था कि टेनिसन के जो कैरेक्टर हैं वो बाहरी दुनिया में यात्रा करने के साथ साथ अपने अंदर भी एक यात्रा करते हैं। ठीक है, एडमायर्स, अच्छा किसने तारीफ की, तो थॉमस कार्लाइल साहब थे, इन्होंने तारीफ भी की 1842 में। डीपली मूव्ड कोटिंग यूलिसिस लाइन्स अबाउट द हैप्पी आइल इन अ लेटर टू टेनिसन। इन्होंने मतलब ये पोयम ना, जो यूलिसिस पोयम है, ये पोयम ना थॉमस कार्लाइल को बहुत गहराई से प्रभावित हुए इस पोयम से। तो इस पोयम से ये बहुत गहराई से प्रभावित हुए। इन्होंने टेनिसन को एक लेटर भी लिखा, उस लेटर में इन्होंने हैप्पी आइल्स जो लाइनें हैं नहीं, हैप्पी आइल्स वाली लाइनों का जिक्र करते हुए कहा कि दीज लाइन्स डू नॉट मेक मी वीप बट देयर इज इन मी व्हाट वुड बी होल लैचरी मैटोरीज एज आई रेड। कहते हैं मैं इन लाइनों को पढ़कर, मतलब उस लेटर में लिखते हैं कि इन लाइनों को पढ़कर, स्पेशली जो हैप्पी आई वाली लाइनें हैं, कह रहे इन लाइनों को पढ़कर मेरे आंखों से आंसू तो नहीं निकलते, लेकिन मेरे अंदर कुछ ऐसा हुआ जो आंसुओं के पूरे कैरेक्टर भर सकता है। ठीक है, यहाँ पे एक वर्ड इन्होंने नाम लिया है लैचरी मैटोरीज। लैचरी मैटोरीज पुराने समय में आंसू इकट्ठे करने वाला एक बर्तन होता है। इसका मतलब पोयम ने उनके दिल के अंदर तक छू लिया था। फिर राइवल एंड कंपेनियन पोएम्स की अगर हम बात करें, राइवल और कंपेनियन पोएम, तो यूलिसिस इज ऑफन पेयर्ड विद टेनिसन द लोटस ईटर्स विच डिपिक्ट मैरिनर्स चूजिंग ड्रीमी पैसिविटी ओवर स्ट्रगल। तो यहाँ पे अगर बात करें, यूलिसिस की तुलना अक्सर टेनिसन की दूसरी पोएम द लोटस ईटर से की जाती है। क्यों की जाती है, जहां अब यहाँ पे देखेंगे, वेयर द लोटस ईटर्स लॉन्ग फॉर रेस्ट यूलिसिस इंसिस्टिंग ऑन स्ट्राइविंग टुगेदर दे रिफ्लेक्ट टेंशन बिटवीन वेरीनेस एंड रेजिलियंस। क्यों की जाती है, क्योंकि लोटस ईटर्स में जो मैरिनर है वो संघर्ष के बजाय आलसी जीवन जीना चाहते हैं, वहीं यूलिसिस लगातार संघर्ष करने पे जोर देता है, उसको आलसी जीवन नहीं पसंद है, वो आलसी जीवन को रिजेक्ट करके संघर्ष की तरफ भाग रहा है। और लोटस ईटर में जो नाविक थे वो संघर्ष नहीं करना चाहते थे, वो आलसी जीवन चाहते थे। तो ये दोनों पोयम मिलकर टेनिसन के मन में चल रही थकान और हिम्मत के बीच एक कसमकस को दिखाती है। ठीक है, वाई यूलिसिस इंड्योर्स, तो आज भी यूलिसिस क्यों प्रासंगिक है। ये यूनिवर्सल पोयम है, डेफियंस अगेंस्ट टाइम एंड फेट, समय और भाग्य के खिलाफ विद्रोह की एक सार्वभौमिक पोयम है ये, जो हर एज के इंसान पर लागू होती है। जरूरी थोड़ी ना है कि सिर्फ यूलिसिस पे लागू होती है। जो इसमें सिखाया गया, जो इसमें इंस्पिरेशन दी गई है, वो आज ना हर किसी पे, हर इंसान पर लागू होती है कि इंसान को नॉलेज लेना चाहिए, खोज करना चाहिए, इस तरह जीवन को आलस जीवन नहीं जीना चाहिए। ठीक है, ड्यूटी एंड पर्सनल पैशन की बात करें तो ये इंपॉर्टेंट इसकी लाइन है, टू स्ट्राइव टू सीक टू फाइंड एंड नॉट द एंड। ये याद रखना है, संघर्ष करना, खोजना पाना, कभी ना हारने मानना जैसा है। तो यहाँ पे इन्होंने बताया, यहाँ पे उन रीडर से गहराई से जोड़ते हैं जो ड्यूटी और पर्सनल पैशन के बीच खुद को फंसा हुआ महसूस करते हैं। तो ये आपने याद रखना है। ये थी आपकी यूलिसिस पोयम जो मैंने पूरी कंप्लीट कर दी है। कैसा लगा, और यूलिसिस पोयम पढ़ के आपको कैसा लगा, अपना फीडबैक तो दीजिएगा। मैंने बताया भी है, जितने लोग ये पोयम पढ़ेंगे ना, सब अपना अपना व्यू देंगे मुझे, कि सब अपना अपना दृष्टिकोण देंगे, आप लोग का क्या एटीट्यूड है इस पोयम को पढ़ के, क्या सीखा आपने, ये आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे सभी का। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय। इसका पीडीएफ चाहिए तो मेरे टेलीग्राम पे जुड़ जाइएगा, इसका पीडीएफ मैं सब दे दूंगी, आज ही पीडीएफ दे दूंगी। ठीक है, एंड टेलीग्राम पे जुड़ जाइएगा। जो फर्स्ट टाइम चैनल को वॉच कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दें। बाय बाय।